नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली आप लोगों के लिए यूपी बजट 2025-26 का पापा वीडियो ये है। इसको पूरा देख डालो, कच्चा चबा डालो बिल्कुल। पीसीएस 2024 से मेंस के लिए भी उसके लिए जरूरी है, आरओ का जो अभी री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी जरूरी है। यूपी पीसीएस 2025 के प्री और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। ये सब कुछ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारा फैक्ट जितना भी यूपी बजट 2025-26 की स्पीच है ना, प्लस जो की फीचर्स हैं, प्लस जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उससे पूरा डेटा निचोड़ के लाया गया है। इसमें जितना प्री प्लस मेंस एग्जाम के लिए जो है जरूरी है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। शुरू के 30-40 मिनट जरूर देखिएगा। जिन लोग को सिर्फ प्री के लिए देखना है, जिन लोग को प्री प्लस मेंस की दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए देखनी है, वो पूरा देखिएगा। ठीक है, शुरू में मैंने बताया आपको करीबन 15 मिनट के आसपास स्मार्ट बोर्ड से रिकॉर्ड किया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो बेहद जरूरी हैं और यूपीपीएससी आयोग के बहुत ही ज्यादा फेवरेट एरिया जो है वो वहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए शुरू में मैंने इसको स्मार्ट बोर्ड से किया है। फिर इसमें पीपीटी है, उसमें जो पूरी स्पीच है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इस तरह से पूरा बजट बनाया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है भाई। पूरी स्पीच पढ़नी पड़ती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा और डेटा रिसर्च करना पड़ता है। और ये वाला जो चीजें हैं बजट में, ज्यादातर चीजें मैं खुद ही करता हूं। तो भैया प्लीज इसको लाइक वगैरह जरूर कर लिया करो। बाकी आरओ का प्री प्लस मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है। आप जो है हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी अभी जितना दिन बचा हुआ है यूपी पीसीएस 2025 में, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ निकालने की तैयारी करनी है, क्योंकि भाई प्री में जो है कट ऑफ ही निकाला जाता है, प्री में टॉप करके होएगा भी क्या, फाइनल सिलेक्शन तो मेंस प्लस इंटरव्यू के हिसाब से होना है। तो यूपी पीसीएस 2025 का प्री का कट ऑफ निकालना है अगर आपको, अभी जितने दिन बचे हुए हैं उसमें सिर्फ 3 चीजें कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियोस से पढ़ लीजिए। एससीएस की टेस्ट सीरीज और एससीएस की पेड क्विज पूरे लगा डालिए, पूरा प्रैक्टिस कर डालिए। ये 3 चीज कर लिया आपने तो यूपी पीसीएस 2025 के नए पैटर्न के हिसाब से चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट पॉलिटिकल कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ क्लियर कर पाने की स्थिति में रहेंगे। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस 2024 का नया पैटर्न जो है आया था और बेहद जो है मॉडरेट टू टफ साइड क्वेश्चन आए थे। उसकी तैयारी हमने पहले ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पेड क्विज और टेस्ट सीरीज और प्लस सिलेक्शन मटेरियल देके पूरे साल अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पहले ही करा दी थी। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री हुआ उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 120 क्वेश्चन आए और कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 80 क्वेश्चन गया होगा। कट ऑफ से बहुत ज्यादा का आया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, और जिस तरह का पैटर्न आया है 2024 वाला जो नया पैटर्न है, उसी पैटर्न की तैयारी, उसी पैटर्न की टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, पूरी प्रैक्टिस हमने पहले ही पूरे साल करवा दी थी। 2025 की भी तैयारी उसी नए पैटर्न के हिसाब से चल रही है। 2026 यूपी पीसीएस की प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं। आप उनको ज्वाइन करके कंप्लीट पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। हमारा कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है बाकायदा पूरी डिटेल लेके, पेमेंट डिटेल इनको भेज के, ये 3 नंबर आपको जिस ग्रुप में जोड़ेंगे उसी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक, जेन्युइन, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस फॉलो करने वाला, नए पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू। हमारी कोई बुक शॉप, स्टेशनरी में मटेरियल हमारा नहीं मिलता है, ना ही हमारी किसी भी ऐसे फर्जी जो है फ्रॉड वगैरह करने वाले जो है कई लोग ऐसा करते हैं, हमारे नाम पे मटेरियल वगैरह जो है मार्केट में करते हैं। हमारा मटेरियल सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू ही मिल सकता है, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। चलिए अब वीडियो देखिए और इसमें कई सारे मैंने फैक्ट पूछे, क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर देने की कोशिश करिएगा एक ही कमेंट में। अगर नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारा दे दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। सबसे पहले यूपी बजट 2025-26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट यही है कि भाई उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 2024-25 के हिसाब से 27.51 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी ये, और 2025-26 में ये हो जाएगी 30.77 लाख करोड़। आपको पता ही है कि यूपी की जो जीएसडीपी है उसको $1 ट्रिलियन का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने अब 2029 कर दिया है बढ़ा के। पहले ये 2027 था, उससे पहले 2025 था। तो अभी ये $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी करनी है 2029 तक। बताइए आप लोग ये हो पाएगी कि नहीं। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश 2025-26 का बजट का आकार कितना है।
8.09 लाख करोड़ है, 8 लाख करोड़ के आसपास है ये। और ये बताना जरूरी नहीं है कि भाई ये अभी तक का हाईएस्ट है, क्योंकि हर बार जो भी बजट आता है वो अब तक का हाईएस्ट ही होता है। आप इसको देखिएगा 2026-27 में जो बजट आएगा वो भी अब तक का हाईएस्ट होगा, तो ये कोई फैक्ट नहीं है। ठीक, पिछले बजट से कितना ज्यादा है ये बजट? 9.8%। ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फैक्ट है ये। हाईएस्ट एलोकेशन किस स्कीम को किया गया है? ओल्ड एज किसान पेंशन वाली योजनाओं को किया गया है। 8,105 करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किया गया है। मनरेगा में 5,372, सेकंड हाईएस्ट। फिर पीएम आवास योजना रूरल वाले कंपोनेंट में 4,882 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट की थीम क्या है 2025-26 की? वंचित को वरीयता। वंचित का मतलब है फोकस यहां पे किया गया गरीब, किसान, युवा, महिला पे। ठीक है, न्यू स्कीम्स में कितना पैसा एलोकेट किया जाएगा? 28,478.34 करोड़। ये देख लेना भैया, ये डायरेक्ट फैक्ट आ सकता है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभियान इस बार से चालू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये 2 अक्टूबर 2024 से ही शुरू हो चुका है, उसको बजट में भी बताया है इन्होंने। वो क्या है? शून्य गरीबी अभियान। ठीक है, एम क्या है इसका? हर ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवार की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कितनी पहुंचानी है? 1.25 लाख रुपए तक पहुंचानी है, मतलब लगभग हर महीने 10,000 रुपए। ये तो काफी कम है, ये भी नहीं हो पाई है। खैर, ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो हमारा बजट का फोकस है 5T मंत्रा। ये मंत्रा जो है चलते रहते हैं, हालांकि एक्चुअल फोकस अगर इस पे सही बात हो जाए, ये मतलब बोल बच्चन टाइप की चीजें हैं जो बजट में लुभाने के लिए बोली जाती हैं। ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट। अब आप इसमें टेक्नोलॉजी का अगर बजट देख लो, इत्तू सा है, इतना जरा सा, और लेकिन फोकस है भाई 5T। चलो खैर, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। ये जो है पूरा बजट, इसमें मेजर खर्चा कहां कहां होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22% होगा, एडुकेशन पे 13%, एग्रीकल्चर और एलाइड वाली एक्टिविटीज में 11%, मेडिकल हेल्थ में 6%, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में 4%। जबकि यहां पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए था एक्चुअली में गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ के। देखिए, दुनिया में या इंडिया में 2 जातियां हैं सिर्फ, एक है गरीब और एक है अमीर, बस, बाकी सब नैरेटिव है। खैर, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। रेवेन्यू सरप्लस यानी कि राजस्व बचत, ये कितना है? 79,516.36 करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी का 2.58% है। ठीक है, ये गुरु, ये जो फैक्ट है डायरेक्ट आता है, ये इसको ध्यान से रटी लेना बिल्कुल। फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा कितना है? 91,399.8 करोड़, जो कि पूरा यूपी की जीएसडीपी का कितना अनुमानित है? 2.97%। बाकी और डिटेल में अंदर चीजें बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता रहे हैं अभी। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश पे ऋणग्रस्तता यानी कि कर्जा कितना है? भाई जीएसडीपी बढ़ रही है तो कर्जा भी बढ़ रहा है। सरकार सिर्फ ये बताती है कि जो है पहले 2017-18 में 12.5 लाख करोड़ थी, उसको हमने आज की डेट में अगर आप देखें तो 24-25 लाख करोड़ के आसपास कर दिया है। भाई कर्जा भी तो बढ़ा है, 9 लाख करोड़ के आसपास हो गया कर्जा, 9,03,924.54 करोड़, 29.4% है ये यूपी की जीएसडीपी का। आप समझ रहे हो कि नहीं? जितनी हमारी जीएसडीपी उसका 30% तो कर्जेदार है हम लोग। कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं उत्तर प्रदेश? 5.94 जो है करोड़, लगभग 6 करोड़ के आसपास। उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट टारगेट क्या है 2025 का? ये है 5.1%। ध्यान रखना गुरु, ये जो मैं शुरू में ये बाकायदा मैंने खुद लिख के और रिकॉर्ड कर रहा हूं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, वीडियो लाइक जरूर कर लेना। उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.4%। अब इंडिया का आप बताओ जल्दी कमेंट करके, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बताना। उत्तर प्रदेश की रैंक एक्सपोर्ट में इस समय कितनी है? 5th रैंक है। पहले नंबर पे गुजरात है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जल्दी से बताओ कमेंट करके। जो भी क्वेश्चन, मैं कई सारे क्वेश्चन इसमें पूछूंगा, जो भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को एक ही स्टेटमेंट में, एक ही कमेंट में दे देगा, उसको पिन किया जाएगा। अगर आप नहीं भी दे पाओ कोई टेंशन नहीं, हम उसमें पिन करके सारे इसके सही आंसर लगा देंगे, टेंशन मत लो। यूपी की रैंक एक्सपोर्ट में मैंने बताया 5th है, फर्स्ट इस समय गुजरात है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का ये बड़ा डिस्प्यूटेड है, सरकार कुछ और क्लेम कर रही है, एक्चुअल डेटा कुछ और है। लेटेस्ट अगर आप न्यूज वगैरह रिपोर्ट पढ़ो तो उसमें जो है चीजें अलग दिखती हैं। तो अभी ये मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में सही माना जाएगा, भाई यही सत्य है। इस पे आप जो है चाहे डिस्प्यूट करो, लेकिन मेरे हिसाब से ये मैंने बहुत इस पे रिसर्च करी है। मैं डेटा वगैरह जो है घंटों जो है रिसर्च करता रहता हूं, तो एक एक चीज मैं छांट लिया हूं पूरा। एक जो है वो रिपोर्ट वगैरह आई थी जो रैंक वगैरह करी थी कि भाई पिछले कुछ सालों में कैसी क्या स्टेट परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो उत्तर प्रदेश का
कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में कितना है, ये 9.5% नहीं है भाई, 8.4% है, क्योंकि वो 1% लगभग वो उत्तराखंड वाला है। उस वाली रिपोर्ट में टेबल में अगर आपने देखा हो तो उत्तर प्रदेश को यूपी प्लस उत्तराखंड दोनों को भी लिख दिया गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का कितना है, 8.4% है। नंबर 1 पे है इंडिया में जीडीपी वाइज महाराष्ट्र, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे हम हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस बात को आप चाहे जितना भी कर लो, ऑफिशियल डेटा यही माना जाएगा। ठीक है, जो सरकारी कई सारे बयानबाजी होती है या फिर नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो सिर्फ जो है एक तरह से नैरेटिव वगैरह सेट करने के लिए होते हैं, फैक्ट ये है। नेक्स्ट आता है भाई 2022-23 क्या जो फाइनल डेटा है उसके तहत मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मैंडेट जनरेट करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश हमारा तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और यूपी का राज्य कर जो है ना, यूपी का जो स्टेट का खुद का टैक्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा टैक्स आता है? स्टेट का जीएसटी। ठीक है, नंबर 2 पे आता है एक्साइज ड्यूटी, नंबर 3 पे आता है सेल्स टैक्स, नंबर 4 पे आता है स्टाम्प ड्यूटी वाला। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर प्रदेश की बजट की स्पीच अभी मैं आगे बताऊंगा, डिकोड करूंगा, तब उसमें जो है कई सारे इस बार यूपी ने कंपैरिजंस वगैरह किए हैं। ये वाला बजट एक्चुअली ज्यादातर उत्तर प्रदेश अपनी पुरानी चीजों को ही जो है रिवाइज करने में या उनको दिखाने में ही व्यस्त है। बहुत ज्यादा नई चीजें जो है नहीं दिखी मुझे, है ना, अभी आगे चलो डिस्कस करेंगे उसको। तो खैर उद्देश्य में है ना, देश में स्वयं के राज्य जो कर के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है महाराष्ट्र के बाद। तो देश में सेकंड पोजीशन है उत्तर प्रदेश की खुद के स्वयं के राज्य कर में, नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखना, अभी आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब देखिए बजट का मोटा मोटा यही होता है कि भाई रुपया कहां से आया, यानी कि कहां कहां पे हमको पैसा मिला बजट में, और रुपया कहां गया मतलब हमने कहां कहां खर्चा कर दिया। तो कहां से आया? सबसे ज्यादा स्टेट का ओन टैक्स रिवेन्यू, मतलब खुद का जो टैक्स रिवेन्यू नंबर 1, नंबर 2 पे जो सेंट्रल टैक्स का ट्रांसफर होता है, नंबर 3 पे पब्लिक डेट। ठीक है, इन 3 जगह से रुपया आया, और खर्चा हमने कहां किया? कैपिटल आउटले में 20.4% इस बार करेंगे, मतलब गवर्नमेंट इंप्लॉय की सैलरी 12.4%, पेंशन 11.2%। बताओ इतना बड़ा तो चंक यहीं पे जा रहा है, और उसके बाद भी हर डिपार्टमेंट पे करप्शन। मतलब ये जो इतना फंड जाता है ये सब जनता के टैक्स के पैसे से जाता है। तो क्या इसका वार्षिक कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए कि भाई जो भी सरकारी कर्मचारी अच्छा कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, जो बुरा कर रहे हैं उनको सिस्टम से बाहर किया जाए। जबरदस्ती जनता के टैक्स का पैसा क्यों वेस्ट करना गवर्नमेंट सैलरी पेंशन वगैरह में, है ना भाई। जो बढ़िया काम करे, जो बिना करप्शन के करे, उसको प्रमोट करना चाहिए। जो करप्शन करे जरा सा भी दिखे वो दीमक है ये लोग, इनको हटाओ सीधा। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। खैर उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी ग्रोथ 2023-24 के हिसाब से, अच्छा इसमें भी एक थोड़ा सा पेंच है। एक होती है रियल जीएसडीपी, है ना, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे होती है, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बताते हैं इस समय, और एक है करंट, इसमें इन्फ्लेशन वाला फैक्टर ही नहीं इंक्लूड करते हैं। अब समझ रहे हो कि नहीं? तो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी ग्रोथ 2023-24 के हिसाब से एक्चुअली में है 7.48%, लेकिन सरकार ने जो है ये विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन के बाद जो है ये जो 11.6% का डेटा आया ये वहां से आया है। तो ये एग्जैक्ट फैक्ट है। 2023-24 में यूपी की जीएसडीपी में सबसे ज्यादा किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था ये पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा है सर्विसेज इंडस्ट्री, टर्सरी सेक्टर कह सकते हैं 47.5%, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री वाला 28.35%, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर वाला 24.5%। अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई यूपी की जीएसडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन करता है। रोजगार में नंबर 1, 2, 3 जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। यूपी की पर कैपिटा इनकम, इसमें भी थोड़ा सा पेच है। करंट प्राइसेस में तो ये 93,514 है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया। इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो लगभग 50,875 ही है। तो कांस्टेंट प्राइस पे ये 50,875 है। ये वाला डेटा गवर्नमेंट ने दिया है हर जगह, ठीक है, ऐसे ये वाला दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अब हो गई है 6th रैंक, ठीक है। नंबर 1 पे बताओ कौन सा है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जल्दी कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की रैंक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बजट की स्पीच में है इस बार। इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक है 7वीं, नंबर 1 पे है उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश का स्कोर क्योंकि बजट की स्पीच में लिखा हुआ है 45.9 है। ये देख लेना भैया, इसको रटना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाएगा, और प्रति नगर निकाय कितना रुपया खर्चा किया जा रहा है इस बजट के हिसाब से? 2.5 करोड़ रुपया। टोटल कितनी लागत है? 145 करोड़ रुपया आय हो गया, ठीक है। तो ये आदर्श स्मार्ट नगर निकाय कितने बनेंगे? 58 बनेंगे। सबको कितना मिलेगा? 2.5 करोड़ रुपया। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। ये एससीआर आपने सुना ही होगा, स्टेट कैपिटल रीजन। नोडल इसका जो होगा बॉडी वो है यूपी एससीआर डीए।
5 ट्रिलियन रुपीस में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। 6 शहर हैं इसमें, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। और ये कितना एरिया होगा? 27,826 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। उत्तर प्रदेश का एमएमआर बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश का आईएमआर बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश का टीएफआर बताइए जल्दी से। एक दो और सवाल। उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में मेट्रो आ चुका है? लेटेस्ट न्यूज है। उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है? जल्दी कमेंट करके बताइए। 2 डिस्ट्रिक्ट है, बलिया और बलरामपुर। यहां पे ऑटोनॉमस यानी कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करी जाएगी। उसके लिए बजट में लोकेशन किया गया है। बलिया के लिए किया गया है 27 करोड़ का और बलरामपुर के लिए किया गया है 25 करोड़ का। यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। डेटा सेंटर एक पॉलिसी आई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, उसके तहत पहले 3 बनाए जाने था, 3 का टारगेट था, वो बढ़ा के 8 कर दिया गया। तो कितने डेटा सेंटर बनेंगे अब यूपी में? 8 डेटा सेंटर बनेंगे 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से। और इसकी कैपेसिटी या क्षमता कितनी होगी? 900 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इसकी लागत कितनी आएगी? 3,953 करोड़ रुपया। और इस बार इसमें दिया गया है 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है इस वाले बजट में। मनरेगा के तहत 2025-26 का मैंडेज का टारगेट कितना है? 34 करोड़ मैंडेज जनरेट करने हैं 2025-26 में, ध्यान रखना। और मनरेगा का बजट एलोकेशन 2025-26 के लिए कितना है? 5,372 करोड़। ठीक है, ये एक नई योजना लाई जा रही है, लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को ये के लिए होगी। अभी इसका पूरा जो है डिटेल नहीं आई है। 400 करोड़ रुपए का लेकिन इसमें एलोकेशन इस बार बजट के लिए किया गया है। फिर ये एक विंध्याचल धाम मंडल में मां जो है विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी ये स्टैब्लिश की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। ठीक है, विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक, 50 करोड़ का एलोकेशन, ध्यान रखना। जल जीवन मिशन का टारगेट था कितने जो है हाउस होल्ड में होम टैप कनेक्शन पहुंचाना या फिर गृह नल संयोजन पहुंचाना? टारगेट था 2.67 करोड़ का। यूपी बजट में सरकार ने बताया कि ये 2.34 करोड़ जो है टारगेट पूरा हो चुका है। ठीक, अब ये 2 सौर परियोजना जो है आई है, ये इंपॉर्टेंट है, बजट में अनाउंसमेंट हुआ है क्योंकि इनका पहली जो है परियोजना आने वाली है जालौन में 500 मेगावाट जो है की होगी। ये 2,500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। ये 150 करोड़ रुपए इस बार के बजट में दिया गया है। और ये कोल इंडिया और यूपीआरवीयूएनएल उत्तर प्रदेश जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उनके बीच में ये जो है ये होगी ये सौर परियोजना। और दूसरी वाली कहां पे होगी? गरौठा यानी कि झांसी में। गरौठा तहसील है, झांसी जिला है। 200 मेगावाट की होगी। 500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है। 50 करोड़ रुपए इस बार के बजट में दिया गया है। और ये कौन कौन मिलकर बनाएगा? ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और प्लस यूपीआरवीयूएनएल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बजट में मेंशन है, इसलिए अलग से किया गया है ये आपके लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 लाई गई है ताकि प्रदेश में उच्च क्वालिटी की यानी कि हाई क्वालिटी के सीड वगैरह जो है मिल सकें। तो उसी के लिए उत्तर प्रदेश में सीड पार्क विकास योजना संचालित है। 251 करोड़ रुपए का इस बार एलोकेशन किया गया है। किस लिए किया गया? प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, फिर ये इंडिया का पहला वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर इसका नाम है। गोरखपुर के कैंपियर रेंज में है ये। एक और ये है उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 में आई थी। इसका टारगेट है 22,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को जनरेट करना। 22,000 मेगावाट का टारगेट है अगले 5 सालों में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इसके अलावा कई सारी और पॉलिसी हैं जिसके ईयर वगैरह पूछे जाते हैं कई बार प्री वाले एग्जाम में। बजट में मैंने कई जगह इंपॉर्टेंट जो शब्द बोला है उसको ध्यान दीजिएगा। बजट की जो स्पीच है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस वाली पीपीटी में। तो पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग स्पीच पे चलेंगे। स्पीच वाला वीडियो प्री मेंस दोनों की तैयारी करने वाले जरूर देखें, क्योंकि उसमें कई सारे कीवर्ड्स भी आपको मिलेंगे जो आप मेंस वगैरह में आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। पहले तो यही देखिए कि भाई ये सुरेश खन्ना जी हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के। और ये वाला जो बजट है 2025-26 वाला, ये सुरेश खन्ना जी का 6ठा बजट है। ठीक है, और योगी गवर्नमेंट का ये 9वां बजट है। योगी 2.0 का ये 4था बजट है। ठीक है, पीपीटी दोनों भाषाओं में है, मैं मेन चीजें आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, बाकी आप जहां चाहें उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जितना मैं बोल रहा हूं ना उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। बजट का साइज मैंने आपको बताया 8,08,736.06 करोड़ का बजट है। और ये पेश किया गया कब? 20 फरवरी 2025 को।
पिछली बार से ये 9.8% ज्यादा है। ये मैंने आपको बता ही दिया, लार्जेस्ट बजट है ये अभी तक का हिस्ट्री में, और वो हर बार जो भी बजट होता है वो लार्जेस्ट ही हो जाता है। बजट का थीम मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये देखिए लिखा हुआ है वंचित को वरीयता। इसी पर केंद्रित है ये बजट। गरीब, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। योगी जी ने भी बोला कि भाई ये सर्वे भवन्तु सुखिना की अवधारणा के अनुरूप गरीब, किसान और युवा और महिला उत्थान को समर्पित बजट है ये। 2017-18 में यूपी की जीएसडीपी 12.89 लाख करोड़ थी, और ये 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है, अनुमान है, लिखा है ना। ये जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में, वैसे रियल जीडीपी जो ग्रोथ था वो 8.2 था, करंट वाला 9.6% है, ठीक है। उसी तरह उत्तर प्रदेश की रियल जीडीपी का जो ग्रोथ था वो 7.48 था, यानी कि 7.5 था परसेंट, और वो करंट के हिसाब से 11.55% है, मैंने शुरू में बताया आपको। पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये 2023-24 में कितनी हो गई है? करंट वाले प्राइस के हिसाब से हुई है 93,514 रुपए। बजट में जो टोटल बजट है वो इसमें कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे? सबसे पहले तो अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 22%, शिक्षा यानी कि एडुकेशन में 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं यानी कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में 11%, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज में 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में 4%। हालांकि ये लिखा जरूर है कि ये वाला बजट फोकस करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, लेकिन इसका एलोकेशन बहुत 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 कम है, बहुत ही मतलब चौनी वर्ग का बिल्कुल। ये फोटो ध्यान से देखिए आप, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। देखिए यूपी की जीएसडीपी ग्रोथ 2023-24 है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो 2023-24 में रियल जीडीपी जो है, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, जिसको कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, वो है 7.48, ठीक। जो आपने बजट में देखा या फिर जगह जगह न्यूज़ में आया, ये सब जो है सारी सरकारें करती हैं। जो डेटा होता है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो ये वही वाली चीज़ है। ये करंट प्राइस में अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए, मतलब बिना एडजस्ट करते हुए, तो ये 11.55% है, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें बजट की स्पीच में कि भाई उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है 11.6%, जो योगी जी कह रहे हैं, वो करंट वाली है, ठीक है। यूपी की जीएसडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन है? सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है 47.5%, फिर ये इंडस्ट्री का है 28.35%, फिर प्राइमरी का है 24.15%। ये तो हो गया जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन, क्योंकि स्टेट की बात कर रहे हैं इसलिए जीएसडीपी का नाम ले रहे हैं। रोजगार में आप बताइए सबसे ज़्यादा जो है कौन सा सेक्टर रोजगार देता है? तीनों का जो है आप क्रम बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए। 2023-24 में देखो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस के हिसाब से जरूर है, बिना इन्फ्लेशन के एडजस्ट करते हुए 93,514, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके बताएंगे प्रति व्यक्ति आय तो वो सिर्फ 50,875 है, ठीक है। बजट का हाईएस्ट एलोकेशन ये ओल्ड एज किसान पेंशन योजना 8,105 करोड़ रुपए, दूसरा मनरेगा में 5,372 करोड़ रुपए, तीसरा पीएम आवास रूरल वाले कंपोनेंट में 4,882 करोड़ रुपए। टॉप 3 याद रखो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का 2.4% है। इंडिया का कमेंट करके बताइए जल्दी। उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंक यानी कि बीआरएपी 2024 की रैंक हो 6ठी है, ध्यान रखना। ये भी आपको कई जगह न्यूज़ वगैरह में सेकंड बताया जा रहा होगा। देखिए वो सब नेता के बयानबाजी को आप फैक्ट मत माना करें प्लीज, जिन नेताओं के या फिर जो भी लोग ऐसे बयान देते हैं। एग्जाम में वही आएगा जो यहाँ बताया जा रहा है। ये सारा डेटा गवर्नमेंट का है, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट रिपोर्ट्स वगैरह का है, ठीक है। तो केरल नंबर 1 पे था लेटेस्ट बीआरएपी 2024 के हिसाब से, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे गुजरात, नंबर 4 पे राजस्थान, नंबर 5 पे त्रिपुरा और नंबर 6 पे था हमारा यूपी। यूपी की एक्सपोर्ट में रैंक 5वीं है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद। ये यूपी के सेक्टर की थोड़ा सा आप चाहें तो ग्रोथ देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो 2023-24 में करीबन 7.3% जो ग्रोथ हुआ, और ये इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला 13%, सर्विसेज वाला 4.9%। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूरे वीडियो में, वो आप प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि एक ही कमेंट में उसका सारे के सही आंसर लिखने का कोशिश करें। जिसके सारे आंसर सही होंगे उसको पिन किया जाएगा, और अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम एक बाकायदा पिन कर देंगे। इवन जब तक एग्जाम आता है तब तक कोई और भी फैक्ट आएगा और वो अपडेटेड वाला आया तो हम इसमें अपने आप अपडेट करके लगा देंगे। आप पिन कमेंट जरूर देखते रहें। बजट में नई स्कीम कितने की है? 28,478.34 करोड़ की है। दशमलव के बाद जो लिखा होता है उसको कभी भी एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग नंबर पढ़ा जाता है। तो ये 28,478.34 नहीं है गुरु, ये है 0.34। ये आपको पहले बता दिया। रिवेन्यू सरप्लस यानी कि राजस्व बचत है 79,516.36 यानी कि 79,516.36 करोड़, जो कि जीएसडीपी का है यूपी की 2.58%। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कितना है? 91,399.80,
ठीक है, 91,399.80, जो कि यूपी की जीएसडीपी का 2.97% है। इसका कर्ज कितना है, कर्जा कितना है, ऋणग्रस्तता यानी कि डेट कितना है 2025-26 में अनुमानित है ये 9,03,924.54 करोड़, जो कि कितना है उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी का 29.4% है। 2025-26 में यूपी की जीएसडीपी अनुमानित है कि भाई 30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, ये टारगेट है इस बार का बजट का कि भाई कलेक्शन क्या कहां से करना है। स्टेट जीएसटी का जो है टारगेट और वैट का मिला के है 1,30,000 करोड़। रेवेन्यू जो टारगेट है कलेक्शन का, एक्साइज ड्यूटी यानी कि आबकारी शुल्क का 63,000 है, स्टाम्प ड्यूटी वाले का है 38,000 और व्हीकल टैक्स यानी कि वाहन कर का 14,000 करोड़ रुपए। पूरे बजट का सार है एक तरह से, कितना रिवेन्यू आया, रिसीट कितना, कैपिटल आया, कितना खर्चा किया गया है ना। तो वही राजस्व लेखे की प्राप्तियां यानी कि रिवेन्यू रिसीट कितनी है, ये 2025-26 का बजट अनुमान के हिसाब से देखें तो 6,62,690.93 करोड़। कर राजस्व का मतलब है टैक्स रेवेन्यू, करेत्तर राजस्व का मतलब है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो कर राजस्व कितना है 5-5.5 लाख करोड़ के आसपास है, और करेत्तर यानी कि नॉन टैक्स वाला है 1 लाख करोड़ के आसपास, 1,12,518 करोड़। मेन यहां से देखो, ये जो है कुल व्यय है, यही है बजट। ठीक है, यही टोटल बजट का आकार है। ये रिवेन्यू सरप्लस है ना, राजस्व बचत। ये फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा परसेंटेज वाइज बताई दिया गया है। ये प्राइमरी डेफिसिट है ना, प्रारंभिक घाटा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक है कि भाई रुपया आया कहाँ से और रुपया गया कहाँ। देखो भाई, घर में भी जो बजट वगैरह बनते हैं सबकी सैलरी वगैरह मिलती है, आपने बचपन से जरूर देखा होगा कि भाई हर महीने पापा की सैलरी मिली, मम्मी की सैलरी मिली, उसमें से भाई वो देखा जाता है कि कितना पैसा आया, सैलरी से आया, किसी की एफडी वगैरह टूटी, कभी रिश्ते में कोई दे गया, फूफा फाफी बुआ का की कोई दे गया है ना, तो सब कुछ मिला के ये एक तरह से जैसे घर का बजट बनाया जाता है कि भाई जितना आया वो और प्लस जितना गया उस हिसाब से बजट चलता है। कभी कभी बजट बिगड़ भी जाता है ना। तो ये वैसे ही अगर आप एक राज्य का बजट देखोगे तो ये है रिसिट, ये 1 रुपए के संदर्भ में मतलब एक रेफरेंस लेके बताया गया है कि जो जो टोटल पैसा है उसको अगर 1 रुपया माना जाए तो उसमें कहाँ से कितना आ रहा है, तो वही परसेंटेज वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैसा आया कहाँ से, ओन टैक्स रिवेन्यू 37.4% यानी कि स्वयं का कर राजस्व। दूसरा वाला है केंद्रीय करों में राज्यांश यानी कि स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स। तीसरा है पब्लिक लोन यानी कि लोक ऋण। ठीक है, तो पैसा आया है यहां से, गया कहां कहां है वो ये है, रुपया जाता कहां कहां है। सबसे ज्यादा कैपिटल आउटले मैंने बताया, ये बहुत अच्छी चीज है, पूंजीगत परिव्यय है ना। ये एसेट डेवलपमेंट ऐसे करेगा जो आगे भी काम आते रहेंगे, यूजफुल होंगे राज्य के लिए। लॉन्ग टर्म एसेट जो है ये क्रिएट करेगा कैपिटल आउटले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य के लिए। राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो है इसी में किया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे फ्यूचर जनरेशंस को भी फायदा होगा, अभी वालों को भी फायदा होगा। तो ओवरऑल मतलब ये अच्छा जो है ये कंपोनेंट माना जाता है कि जितना ज़्यादा कैपिटल आउटले होता है उतना ज़्यादा सरकार का फोकस दिखता है कि भाई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है ना, और कई सारी चीज़ें जो है जो लॉन्ग टर्म एसेट हैं, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब में सरकार पैसा कोशिश कर रही है खर्चा हो। तो बजट के अगर खर्चा देखें तो सबसे ज़्यादा कैपिटल आउटले है। ये अदर एक्सपेंडिचर हटा दें तो सैलरी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 12.4 और ये पेंशन है 11.2, दोनों अगर ये मिला दिया जाए कंपोनेंट तो 23.6% आएगा। ये पूरे बजट का इतना पैसा खर्चा हो रहा है सरकारी जो एम्प्लॉय हैं है ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और प्लस उनके पेंशन वगैरह पे बहुत सब्सटेंशियल है ये आप सोचिए कि कैपिटल आउटले से भी ज़्यादा जो है ये वाला खर्चा जा रहा है, जबकि इसका कोई प्रोडक्टिव लाभ नहीं मिल पा रहा है जनता को। भाई ये पैसा पूरा किसका है, जनता के टैक्स के पैसे का है। तो जनता के टैक्स के पैसे से इन अधिकारियों को सैलरी दी जाती है, लेकिन अगर आप देखें हर डिपार्टमेंट में करप्शन, इनएफिशिएंसी, कोई काम कभी टाइम से ना होना, इनकॉम्पिटेंस। तो सरकार को चाहिए कि इस पे जो ध्यान दे, और जो भी लोग भ्रष्टाचार मचाए हैं, क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट में बिल्कुल खुल के भ्रष्टाचार करते हैं सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे नगर निगम हो, खुल के पैसा चलता है। सरकार को चाहिए कि इस पे नकेल कसे, अदरवाइज ये जनता के साथ एक तरह से नाइंसाफी होगी कि उनका पैसा ऐसी जगह लुटाया जा रहा है जिससे जनता को वापस कोई प्रोडक्टिव चीज मिल ही नहीं पा रही है। और जो ये भ्रष्टाचारी घुसे होते हैं, जब इनको सरकार इतनी सैलरी दे रही, इतना पेंशन दे रही है ना, उसके बाद भी ये लोग जनता का खून चूस चूस के, ऊपर से भीख मांग मांग के, जो पता नहीं कैसे ये लोग कर लेते हैं। कोई भी सरकारी अगर जो है सरकार में जाता है तो एक उसके ऊपर पावर होती है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब जनता के काम करे। ये लोग खुद भी सैलरी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, दीमक हैं जो ऐसे लोगों को कह रहा हूं जो भ्रष्टाचारी हैं।
भ्रष्टाचारी देश के लिए दीमक है, राज्य के लिए दीमक है। सरकार से अपील है, इनको बाकायदा हर साल सारे कर्मचारियों की एनालिसिस करनी चाहिए, पूरा KRA करना चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म करे उसको आप आगे बढ़ाओ, प्रमोट करो, जो भ्रष्टाचार करे उसको तुरंत निकाल दो सिस्टम से, बाहर फेंको इसको, नहीं तो ये पूरा राज्य खोखला कर देंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी दीमकों को बाहर फेंका जाए। एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आपने जरूर सुनी होगी। कैरेट का मतलब है जो बढ़िया करे उसको कैरेट गाजर दो, और जो खराब करे उसको डंडा दो। चलो खैर, एक्टिविज्म से आगे चलते हैं भाई, फैक्ट पढ़ने बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ कहाँ से पैसा आया अभी हमने देखा था, उसी की लिस्ट यहाँ पे बना दी। वो जो है बाकायदा एक डायग्राम बना दिया था, पाई चार्ट। तो भैया सबसे ज्यादा आया स्वयं के कर राजस्व से 37.4%। फिर स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में वो आया। फिर ये पब्लिक डेट हो गया। फिर ग्रांटी नेट जो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर ये करितर यानी कि नॉन टैक्स रिवेन्यू। और फिर ये लोक लेखा जो है शुद्ध यानी कि नेट पब्लिक अकाउंट। तो ये है पैसा आने वाला, यहाँ पैसा जाता है। मैंने बताया सबसे बढ़िया यही चीज़ है, पूंजीगत परिव्यय। तो नंबर 1 पे ये, फिर सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, फिर तीसरे नंबर पे पेंशन है, फिर वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं, फिर इंटरेस्ट है। सब्सिडी पे कितना पैसा खर्चा हो रहा है, 4.3%। इंटरेस्ट पे कितना हो रहा है, 7.9%। भाई पैसा अगर लोन लिया जाएगा सरकार तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। ये देखो लोन लिया कि नहीं लिया हमने, पब्लिक डेट जब आप 14.4% का ले रहे हो तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। सबसे बड़े अगर आप देखें बजट में तो भाई वेतन है और पेंशन है। वेतन का आप देख लीजिए 1.8 लाख करोड़ के आसपास सरकार देती है सरकारी कर्मचारियों को। पेंशन कितनी, 90,000 करोड़ के आसपास। और फिर भी सरकार के, आप जानते हैं भाई उत्तर प्रदेश सरकार, आप लोग खुद बताइए उत्तर प्रदेश के जो ये सरकारी कर्मचारी हैं इनकी जॉब से आप लोग खुश हैं कि नहीं? क्योंकि भाई आप ही के टैक्स के पैसों से इनको मिलता है पैसा। ये मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल खुद का रिवेन्यू है उसमें अगर आप देख, ये जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट ओन टैक्स रिवेन्यू, उसमें सबसे ज्यादा आता है SGST, है ना। ये देखो 2025-26 में सबसे ज्यादा आएगा SGST। और नंबर 2 पे आएगा आपका एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, ये आएगा 63,000 करोड़। तीसरे नंबर पे सेल्स टैक्स यानी कि ये वाला बिक्री व्यापार कर, ये आएगा 45,300 करोड़। उसके बाद आएगा स्टैंप एंड ये रजिस्ट्रेशन वाला, ये है 38,150 करोड़। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई स्टेट का जो खुद का उत्तर प्रदेश का टैक्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आता है, तो SGST, ठीक है, फिर एक्साइज और फिर सेल्स। ठीक, याद रखोगे कि ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो है GSDP का टारगेट है 2029 तक $1 ट्रिलियन बनाने का। ठीक है, तो सरकार ने उसके लिए ये पहले जो है टारगेट दिया गया था 2027 में और तक मतलब करने को, और उससे पहले था 2024-25 तक करने को। ठीक, अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि भाई 10 सेक्टर आइडेंटिफाई कर दिए हैं। सरकार कह रही है बड़ा सीरियस है और करके रहेंगे बिल्कुल। कौन कौन से 10 सेक्टर है भाई, ये रट लो, ये एग्जाम में आ सकता है। एग्रीकल्चर और रिलेटेड सर्विसेज यानी कि भाई कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण यानी कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, टूरिज्म यानी कि पर्यटन। भाई जितना टूरिज्म करेंगे उतना बढ़िया होता है। इसीलिए आपने देखा होगा अयोध्या में कॉरिडोर वगैरह बनाया गया है, वाराणसी में कॉरिडोर वगैरह बनाया गया है। हालांकि कॉरिडोर वगैरह बनाने के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव तो ये है कि भाई चलो जो है कई सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, है ना, और लोग आएंगे तो खर्चा करेंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, सब में लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन जो इसके कॉन्स क्या है कि भाई बहुत पौराणिक मंदिर, बहुत ही जिसकी मान्यताएं थी वो सब जो है तुड़वा दिया गया। और कई सारे जो मतलब हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपना ये भाई इसमें अपोज कर रहे हैं कि इतने पौराणिक अपने मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत थी जबरदस्ती सीमेंट का ढांचा बनाने के लिए। और दूसरी बात, कॉरिडोर में एक ये भी बुराई हो रही है कि वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए गए, सिर्फ सीमेंट ही सीमेंट दिख रहा है हर जगह। कंक्रीट का जो है पूरा एक तरह से उस तरह से लोग कह रहे हैं कि बना दिया पूरा। खैर अपने को ये 10 सेक्टर जरूर याद रखना भैया। ठीक है, तो टूरिज्म वाला था, अर्बन डेवलपमेंट वाला था ये यानी कि कौन सा हो गया, नगर विकास, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवाएं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी निवेश। तो भाई $1 ट्रिलियन के लिए 10 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। ये एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से सेक्टर का। यही पूछ ले कि भाई जो $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश के GSDP को बनाना है 2029 तक, है ना, अब उसमें से इनमें से निम्नलिखित कौन कौन से सेक्टर सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं। तो अगर आपको ये 10 सेक्टर की लिस्ट ही नहीं पता होगी तो कैसे कर पाओगे? तो देखो बेटा इसको चुपचाप। ये जो बजट है इस बार सरकार ने क्या किया है, कई सारे मतलब बहुत सारी नई चीजें नहीं दी हैं, लेकिन जो है इधर उधर की जो कई सारी रिपोर्ट वगैरह होती हैं, नीति आयोग की कुछ हो गई, RBI वगैरह की कुछ होती हैं, उनको जरूर यहाँ पे इन्होंने बजट में डलवाया है ताकि उत्तर प्रदेश जहां जहां जो जो चीजें बढ़िया कर रहा है वो सारी चीजें बजट में ज्यादा से ज्यादा दिखाई जाए और PR वगैरह बढ़िया तरीके से हो। तो इसीलिए देखिए नीति आयोग की एक उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है जो कि फिस्कल पोजीशन बताती है सारे राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बारे में 2014-15 से लेकर 2022-23 तक का ये आंकड़ा बताती है रिपोर्ट।
पहला फैक्ट क्या है कि भाई उत्तर प्रदेश एक फ्रंट रनर स्टेट के तौर पे क्लासिफाई किया गया है, श्रेणी में रखा गया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो स्कोर है वो 37 था 2014 से 19 तक, और ये 22-23 में हो गया है 45.9। ये स्कोर याद कर लेना, डायरेक्ट बजट में मेंशन है। ये तो बता दिया सरकार ने, है ना, बढ़िया भूमिका बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं तो भाई इस वाली जो ये रिपोर्ट आई थी उसमें उत्तर प्रदेश की पोजीशन है 7th, ठीक है, और उसमें नंबर 1 था उड़ीसा। ये सरकार ने जो है नहीं बताया बजट में, ये मैंने आपको अलग से बता दिया। तो 7th नंबर पे था इसमें उत्तर प्रदेश। उड़ीसा का स्कोर है इसमें 67.8। आप समझ रहे हैं, तो फिजिकल यानी कि राजकोषीय स्थिति के संबंध में उड़ीसा बहुत बढ़िया कर रहा था अभी तक। और भी कई सारे फैक्ट बताए सरकार ने। इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश ने क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है उसमें करने में बहुत ही इंप्रूवमेंट किया है, यानी कि जो व्यय होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको क्वालिटी तरीके से किया है और उस पर व्यापक सुधार किया। इसका एग्जाम्पल कह दिया इन्होंने कि भाई इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, अभी मैंने बताया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही जो है सबसे अच्छा माना जाता है, जो व्यय जो राज्य को या केंद्र को करना चाहिए बजट के लिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि तो भाई 2018 से 23 तक उत्तर प्रदेश में ये आप देखिए जो टोटल एक्सपेंडिचर का है उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया हमने, 19.3% 2023 में, और 14.8% जो है ये 2018 में था। तो ये बाकी स्टेट के एवरेज से काफी बेटर है। मतलब ये कहना चाहती है सरकार कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुल बजट का करीबन 20% हर बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया खर्चा, जो कि बाकी स्टेट के अगर आप एवरेज निकालोगे तो उससे बेटर तरीके से उत्तर प्रदेश खर्चा कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये इंडिया के बाकी राज्यों से कंपेरिजन। इवन जो सोशल सेक्टर यानी कि सामाजिक क्षेत्र में जो पूंजीगत व्यय है वो आप देख सकते हैं कि 27% है उसकी एनुअल रेट, मतलब ये ग्रोथ रेट। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर जो टोटल ये होता है एक्सपेंडिचर, उसका 4.9% किया गया 2018-19 में, और उसको 2022-23 में बढ़ा के कर दिया गया 6.5%, जो कि मतलब बाकी राज्यों से अगर तुलना करी जाए तो ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अब जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का ये आ ही गया है तो ये भी थोड़ा आप जान लीजिए कि भाई ये एक्चुअली 5 ब्रॉड कैटेगरीज में ये मतलब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनका स्कोर कैलकुलेट करके तब ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला जाता है। तो पहला है टैक्स बायोन्सी, दूसरा है डेट टू जीएसडीपी, तीसरा है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन मतलब। चौथा है डेट मैनेजमेंट, पांचवा है फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट, और छठा है ओवरऑल फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। तो ये 6 फैक्टर जरूर याद कर लीजिएगा जिसपे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक्चुअली डिपेंड करता है। और ये क्यों ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता है भाई, कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाती है सारे स्टेट की फिजिकल हेल्थ की, है ना। उसके अलावा जो है एरिया ऑफ स्ट्रेंथ और जो है कंसर्न, ये सब जो है आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इससे जो है प्रमोट होती है, अकाउंटेबिलिटी, है ना। और ये पॉलिसी मेकर्स को भी ये हेल्प करता है कि आप इंफॉर्म्ड डिसीजन लें। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, इसमें भी उत्तर प्रदेश जहां जहां बेटर कर रहा है वो सारे पॉइंट छांट छांट के लिखे गए हैं। पहला पॉइंट यही है, इसमें 3 जो है ईयर लिए गए हैं, 2022-23, 23-24 और 24-25, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में, यानी कि ओन टैक्स रिवेन्यू में जो शेयर होता है उसमें उत्तर प्रदेश का शेयर अगर देखेंगे तो 2022-23 में 9.9 था, 23-24 में 10.5%, 24-25 में 11.6%, और उत्तर प्रदेश का जो शेयर है ये अगर पूरे देश के सभी राज्यों को कंपेयर करेंगे तो सेकंड है। ये हाईएस्ट किसका है, महाराष्ट्र का। हालांकि लिखा जरूर है कि भाई दिस वाज हाईएस्ट इन द कंट्री आफ्टर महाराष्ट्र, ये लिखने का कोई सेंस नहीं होता है क्योंकि नंबर 1 पे तो महाराष्ट्र ही है ना। तो इसमें स्टेट के खुद के जो ओन टैक्स रेवेन्यू है उसमें उत्तर प्रदेश का शेयर सेकंड हाईएस्ट है। ये फैक्ट इन्हीं 3 जो ये मैंने फाइनेंशियल ईयर बताए, इसमें अगर आप देखें तो जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है, जो ब्याज देना पड़ता है, उसमें बाकी स्टेट का अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है कि भाई 24-25 में हमारा सिर्फ 8.9% ब्याज पे हुआ, 23-24 में 9.4%, 22-23 में 10.3%। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश को बेटर पोजीशन पे दिखाया गया है। तो बजट में वो छांट छांट के फैक्ट लाए गए हैं जहां पे एक्चुअली उत्तर प्रदेश अगर मान लीजिए 7th रैंक पे भी है तो उसकी रैंक नहीं बताई गई, जिसे फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर वाला मैंने बताया। जहां जहां उत्तर प्रदेश बढ़िया कर रहा है वो सारा छांट छांट के लाया गया है। अगर आप परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ यूपी की जीएसडीपी के हिसाब से आप आंकड़ा लगाएं तो जो एवरेज ओन टैक्स रिवेन्यू होता है ना, जो स्वयं के कर की जो प्राप्ति का औसत है, वो अगर आप देखेंगे 22-23, 23-24 और 24-25 का, बाकी स्टेट का कितना है 6.5%, 7%, 7.2%, लेकिन उत्तर प्रदेश का भाई ज्यादा है,
7.6%, 9.8% और 24-25 में 10%। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश का बेटर वाली चीज दिखा दी। ये भी बताया गया कि भाई अगर एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी देखें तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, जो विकास व्यय होता है, वो भी अदर स्टेट वाले कमाई कर रहे हैं सब, बस हर चीज बढ़िया है उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। उत्तर प्रदेश का देखिए आप, ये 13.8% 22-23 में, और 23-24 में 16%, और 24-25 में 16.6%, 16.7%। बाकी स्टेट में करीबन 12% है। ये भी बताया गया कि भाई जो 2018, 19 और 21-22 कोविड वगैरह की वजह से बस उस साल को छोड़ दें अगर, तो उत्तर प्रदेश ने कंसिस्टेंटली, मेडिकल हो चाहे हेल्थ हो चाहे फैमिली वेलफेयर हो, यानी कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर नेशनल एवरेज जो 5% है उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में खर्चा किया गया है। आप देख सकते हैं नेशनल एवरेज 5% है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एवरेज जो है ये 5.3% था 2017-18 में, और ये 2024-25 में नेशनल एवरेज कितना है 5.6%। और उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट है इन सब चीजों में खर्चा करने में, मेडिकल, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में? 5.9%। ये जो डेट टू जीएसडीपी है ये स्पीच में गलत लिखा हुआ है, फैक्ट गलत लिखा हुआ है। ये तब होता है जब आप मेरिट को मारने की कोशिश करते हैं। एक प्रदेश का बजट है उसमें बताइए फैक्ट ही गलत ये लोग दे दिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 29.3% लिखा हुआ है। सरकार का जो बजट स्पीच अगर आप देखें उसमें कहा गया कि भाई 2016-17 की समाप्ति पर जो ऋणग्रस्तता थी वो यूपी की जीएसडीपी का 36.7% थी, जो अब घट के 22-23 में 30.4% हो गई है। नहीं भाई, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से 29.3% थी 2016-17 में। रुकिए मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये देखिए आप 2000, ये पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये 2016-17 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये राज्य की ऋणग्रस्तता दिख रही है कि नहीं? तो ये तब 16-17 में कितनी थी? 29.3% थी। जबरदस्ती जो है उसको बढ़ा के दिखाया गया है बजट में। फैक्ट गलत है भाई बजट का। ये बड़ा मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है ये चीज। जो बजट बना रहा है उसको क्या मतलब चेक वगैरह नहीं किया जा रहा है? कोई सरकार तक पहुंचाए ये बात बड़े अधिकारियों तक कि बताइए, बजट को तो पूरी दुनिया देखती है, इस तरह की जो है फैक्चुअल मिस्टेक होना उसमें बहुत गंभीर बात है ये। इसके अलावा भी कई सारी और भी त्रुटियां हैं हिंदी वगैरह से रिलेटेड, हालांकि मैं फैक्चुअल पे ज़्यादा फोकस करता हूं। और अगर आप देखें तो 2022-23 में जैसे बताया है सरकार ने, तो 22-23 में 29.7% है ना। बजट स्पीड जो लोग जो है टाइप वगैरह करते होंगे सोचते होंगे कौन ही चेक करेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, चेक किया जाता है सारा चीज़ें। लाखों स्टूडेंट, करोड़ों स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं, फैक्ट गलत हो सकता है, मैं एक एक चीज़ चेक करता हूँ बाकायदा सब जगह से पढ़ के। फिर वही बात कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में आईटी वगैरह सिस्टम से लैस करने के लिए व्यवस्था की गई है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि हब बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और जो है टेक्नोलॉजी, ये साइबर सिक्योरिटी में ये टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क जो है ये इंक्लूड किया गया है बजट में। लेकिन उसका बजट एकदम जरा सा दिया गया, पिंदी भर का जरा सा। ये सिर्फ बोल बचन वाली बातें हैं कि उत्तर प्रदेश को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है हब बनाएंगे, कुछ नहीं है। फोकस अगर आप देख लो बजट में, भाई अगर आपको ये बनाना था तो भारी भरकम बजट देना चाहिए था। चवन्नी बजट दे के कह रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बना देंगे और हब बना देंगे। पैसा खर्चा करना पड़ता है, इसमें आरएनडी करनी पड़ती है, मेरिट को वरीयता देनी पड़ती है। आज हालत ये है कि जो भी सरकार की स्कीम है सब जाति देख के हो रही है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्ट स्कीम एक जो है प्रपोज की गई है ताकि स्मार्ट क्लासेस और फुल्ली डिजिटल लाइब्रेरी पॉलिटेक्निक में ये बनाई जाए, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे प्रपोज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वगैरह के यूज को बढ़ाने के लिए। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्क, नक्षत्र शालाओं और की स्थापना और नवीनीकरण यानी कि रिनोवेशन की योजना बनाई जा रही है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिए भाई, है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नगर निगमों के अलावा जो प्रदेश के जनपद मुख्यालय हैं, है ना, वहां के 58 नगर निकाय को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने के लिए कई सारी योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य किया जाएगा। 2.5 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा हर एक नगर निकाय में, जो 58 है ये, और 145 करोड़ का टोटल बजट। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान लॉन्च किया गांधी जयंती के मतलब अवसर पर, और इसमें बोला है कि भाई इनका मेन एम क्या है। इसमें यह है कि भाई प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी वार्षिक आय को 1.25 लाख तक लाया जाएगा। बताओ, परिवार की वार्षिक आय 1.25 मतलब 10,000 के आसपास पर मंथ। एक तो परिवार है, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे। 10,000 रुपये क्या ही होता है आजकल। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण से संबंधित विवरण है, जैसे किसान है नंबर 1।
इसमें बताया कि भाई क्या क्या किया है पिछले सालों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 79,500 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया, 3 करोड़ जो है किसानों को डीबीटी के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 496 करोड़ रुपया दिया गया 10 लाख इंश्योर्ड यानी कि बीमित कृषकों को 2024-25। पीएम कुसुम योजना के तहत 22,089 सोलर पंप डिफरेंट कैपेसिटी के ये फार्मर फील्ड पे स्थापित किए गए, इंस्टॉल किए गए 2024 में। ठीक है, फिर ये किसानों के को दुर्घटनावश जो है मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। और बाल विकास यानी कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का देखेंगे तो यहां पे वो कह रहे हैं कि अच्छा फोकस किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण पर। पहला ये कि भाई बजट में निराश्रित महिला पेंशन है ना, जो इसके लिए ये निराश्रित महिला पेंशन स्कीम के लिए कितना एलोकेशन किया गया 2980 करोड़ रुपया का। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। लखपति दीदी स्कीम के तहत 31 लाख दीदी को आइडेंटिफाई किया गया और 2 लाख उसमें से लखपति बना दी गई हैं। फिर ये महिला सामर्थ्य योजना, इसका क्या मतलब है भाई, उत्तर प्रदेश में जो महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनी है उनके गठन के लिए महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने की नई योजना लाई जा रही है। ये जो है इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई और इसका एलोकेशन करीबन 400 करोड़ है, आगे हम लोग देखेंगे। ये किससे रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से। ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट को दिया जाएगा। उम्मीद तो नहीं है, वैसे सरकार जो है जाति के आधार पर ही करेगी। फिर ये महिला छात्रावास या हॉस्टल वगैरह बनवाने के लिए भी वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए 170 करोड़ रुपए का मतलब प्रोविजन किया गया है बजट में। 100 करोड़ रुपए का किया गया है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए। फिर सोशल वेलफेयर का देखें, अगर समाज कल्याण का देखें तो भाई 8,105 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है ओल्ड एज फार्मर पेंशन के लिए। ठीक है, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए और 550 करोड़ रुपए दिया गया है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए। इसके अलावा ये बजट में एससी के निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी अनुदान के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना के लिए 50 करोड़। अब आप ये सोचिए, कोई भी लॉजिकल आदमी ये मुझे बता दे कि भाई एक गरीब एससी वर्ग का और एक सामान्य वर्ग का है, गरीब में क्या अंतर है दोनों? दुनिया में 2 टाइप की जातियां होती हैं, एक होता है अमीर और एक होता है गरीब। बस आप चाहे किसी भी वर्ग के हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, अगर आप गरीब हैं ना तो आपके खुद के जाति वाले भी आपके साथ ना उठना बैठना पसंद करेंगे, ना व्यवहार रखना पसंद करेंगे और ना ही किसी तरह से कोई मतलब रखना पसंद करेंगे। ये आप अगर नहीं, आपने कभी भी आज तक जो है ये एहसास, तो आप अगर आप इतने बड़े हो गए हैं तो ये आपको पता तो जरूर होगा भाई, दुनिया में बोलबाला होता है पैसे का सिर्फ। ठीक है, तो बस 2 ही जाति है, एक गरीब है और एक अमीर है। ठीक है, सीधे सीधे ये एलोकेशन हो सकता था कि भाई 150 करोड़ रुपए जितने भी प्रदेश में निर्धन है, चाहे वो एससी हो, एसटी, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, गरीब है तो गरीब है बस उसके लिए कर दो। लेकिन यहां भी जो है बंटवारा कि भाई एससी के लिए 100 करोड़, सामान्य के लिए 50 करोड़, जबकि एससी की जो पॉपुलेशन है 20% है, सामान्य की पॉपुलेशन जो है 30 से 35% है। फिर ये युवाओं के लिए अगर देखें तो भाई ये 49.86 लाख स्मार्टफोन वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, जिसमें टैबलेट वगैरह जो है स्कीम, टैबलेट और मोबाइल बांटा जा रहा है। जैसे पहले अखिलेश यादव जी करते थे, ये उन्हीं का कॉपी पेस्ट है एक तरह से। कह रहे हैं 2025-26 के लिए टैबलेट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ये मतलब गरीब लोगों के लिए। 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना है ना, ये जो है शुरुआत करी गई है और इसमें फाइनेंशियल का जो है रिसोर्सेज के मतलब इसमें कुल मिला के गारंटी फ्री और इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा शिक्षित को भी और अशिक्षित को भी। किस चीज के लिए? माइक्रो इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, सूक्ष्म उद्योग को, छोटे छोटे मतलब उद्योग जो है लोग करें, उसके लिए है ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। ठीक है, क्या क्या मिलेगा युवाओं को? गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। तो 1 लाख हर साल नए माइक्रो इंटरप्राइज जो है आने की संभावना है इस स्कीम के तहत, ये इसका एम है। टारगेट क्या है कि हर साल 1 लाख न्यू माइक्रो इंटरप्राइज को सेटअप किया जाए। इनोवेशन डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल 2024 को इनोवेशन डे के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो हुआ
और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टअप को 1,75,000 25,000 का प्राइस दिया गया, 5 को 25,000। फिर कह रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए, नवाचार से जोड़ने के लिए, मतलब इनोवेशन वगैरह लाने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो सके। फिर अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के सेक्शन में, कह रहे हैं कि 2024-25 का जो टारगेट था 26 करोड़ मैन डेज का, है ना, तो 8 जनवरी 2025 तक ही 27.4 करोड़ जो है मैंडेज क्रिएट किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और बजट क्लेम कर रहा है कि मैंडेज जनरेशन में मतलब मानव दिवस सृजन और वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था 2022-23 के हिसाब से जो फाइनल डेटा है उसमें जो मनरेगा के तहत जो मैंडेज जनरेट होते हैं उसमें नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे है उत्तर प्रदेश। तो ये बजट, अगर बजट के हिसाब से पूछा जाए तो भाई ये लिखना आप, ठीक है, कंफ्यूज कराया बजट ने। महिलाओं की ये बड़ी अच्छी इसमें है मनरेगा में कि भाई इसमें जो जितने भी काम होते हैं मनरेगा स्कीम में उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वुमेन का पार्टिसिपेशन 42%। इसके अलावा ये भी एक फैक्ट है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एमएसएमई यूनिट है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लीड करता है इसमें। और यहाँ पे 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, जिससे 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। लेकिन ये जो है अगर आप समझें ये चीज़ कि भाई एमएसएमई यूनिट कितनी है, 96 लाख, और वर्क कितने लोग को मिला, सिर्फ 1.65 करोड़ को। तो क्या हर एमएसएमई यूनिट से सिर्फ एक ही या दो लोग को ही जॉब मिल पा रही है क्या? तो ये यहाँ पे इनएफिशिएंसी है ये ज़रूर इसमें, और मतलब प्रोडक्टिविटी वगैरह यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। फेयर यानी कि श्रमिक कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है, बजट में बताया सरकार ने कि कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जो लोग रजिस्टर्ड हैं, श्रमिक जितने भी रजिस्टर्ड हैं, उनके 2 बालिकाओं के स्वजाति विवाह यानी कि इंट्राकास्ट मैरिज की स्थिति में 55,000 रुपये देगी सरकार, और इंटरकास्ट यानी कि अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये देगी। अब बताइए सरकार का शादी वगैरह में क्या रोल है? इंटरकास्ट मैरिज को क्यों प्रमोट करना भाई? शादी 2 दिलों का जोड़ है भाई, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और अगर आपको भाई कोई चीज़ शादी में किसी की हेल्प करनी है तो आप उससे ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई आप जो है इंटर कास्ट करोगे, दूसरी कास्ट में करोगे तो हम आपकी मदद ज़्यादा करेंगे। मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। आप लोगों में से कोई पता है भाई इंटर कास्ट मैरिज क्यों होनी चाहिए? इसके अलावा ये जो श्रमिक या लेबर के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के कुल 12 जनपदों में संचालित है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में 100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने का प्रावधान है। ये तो एक अच्छी चीज़ है, रेसिडेंशियल स्कूल इसकी। इसके अलावा ये जो निर्माण श्रमिक यानी कि कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स के जो बच्चे हैं, उनको फ्री, क्वालिटी और पर्पसफुल यानी कि निःशुल्क, गुणवत्तापूर्वक और उद्देश्यपरक शिक्षा यानी कि एडुकेशन उपलब्ध कराने की दृष्टि से हर मंडल में, मतलब उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक अटल आवासीय जो है विद्यालय स्थापित है। और इसमें अभी तक जो कैपेसिटी है वो 360 बच्चों की है। इस कैपेसिटी को बढ़ा के ये फ्यूचर में 1000 कर दी जाएगी। बड़ा अच्छा चीज़ है भाई। ये फैक्ट वगैरह लिखे गए हैं, ये जीके वगैरह वाले के लिए देख लीजिएगा भाई। प्रदेश में इस समय 80 मेडिकल कॉलेज हैं, 44 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यानी कि गवर्नमेंट हैं, और 36 प्राइवेट वाले हैं, 2 एम्स हैं। बताओ ये यूपी में एम्स कहाँ कहाँ पे है? आईएमएस भी है, बीएचयू भी है, वाराणसी है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, ये सब चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। 2024-25 में सरकार ने बताया है कि 13 ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज और नए मेडिकल कॉलेज ये इस्टेब्लिश किए गए हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से? महाराजगंज, संभल और शामली, पीपीपी मोड में किए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यूजी पीजी के लिए 10,000 सीटें एक्स्ट्रा जो है इस बार अनाउंस किया है कि भाई बढ़ा दी जाएंगी 2025-26 से। उसमें से 1500 सीट जो है उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी, उसी के लिए सब बताएंगे। और जो उत्तर प्रदेश को 1500 जो है सीटें प्राप्त होंगी, उसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश में मेडिकल सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए और जो है यूजीपीजी सीट जो इंक्रीज करी गई है उसके लिए प्रोविजन किया गया बजट की तरफ से। 2066 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनपद बलिया और बलरामपुर यानी कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बलिया और बलरामपुर में क्या यहाँ पे ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बलिया और बलरामपुर में ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये चीज़ें जो है प्रपोज की गई हैं। और बलिया में जो स्वशासी राजकीय महाविद्यालय आएगा उसके लिए 27 करोड़ रुपया, बलरामपुर में जो आएगा उसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ था उससे करीबन कह रहे हैं कि 36 लाख करोड़ के एमओयू इन्वेस्टमेंट के लिए साइन किए गए हैं। ये वही है जिसमें आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा इन्वेस्ट यूपी में 5% जो कमीशन चलता है, याद है कि नहीं? अभी थोड़े दिन पहले बड़ा वायरल हुआ था ये न्यूज़। इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहानी नहीं, मतलब ये सच है एक्चुअली। जो 5% वाला झूठे पकड़ा क्यों गया पता है आपको ये चीज़? भाई जो कंपनी एक सोलर कंपनी प्रपोजल लाई थी इन्वेस्ट यूपी का, जो ये था एक आईएएस, करप्ट आईएएस, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे उसका, तो उसने 5% की डिमांड कर दी। अब समस्या ये हो गई कि जो कंपनी आई थी उसमें जो कई लोग थे, उसमें एक जो बंदा था वो पूर्व आईएएस था 1970s के किसी बैच का,
तो आप समझ रहे हो कि नहीं, उस आईएएस ने सोचा, उसने अपनी ईगो पे ले लिया कि यार हम सिस्टम में रहे और ये कल का लड़का आके ये हम ही से जो है 5% मांग रहा है, तो उसने जाके सीधा योगी जी से शिकायत कर दी। अब योगी जी को भी भाई जो है इतना मीडिया का और जनता के प्रेशर में कह रहे हैं कि न्यूज़ वाले कि भाई इस समय जो फिर से जो इन्वेस्ट यूपी का हेड बनाया गया है वो ईमानदार आदमी है। अब ये तो भाई देखने वाली बात होगी आगे। लेकिन ये जिसने 5% वाला किया है, ये आईएएस के बारे में अगर आप देखें तो इसके पास 700, 800, 1500, 200 मतलब कितने 2-3 हज़ार बीघा तो इसके पास जमीन है और पता नहीं कितने करोड़ रुपया है। सरकार से मेरी अपील है, ये सब जनता के टैक्स का पैसा है भाई, इसको जो है आप रिकवर करें और जनता के वेलफेयर के कामों में लगाएं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। कौन कौन से हैं ये? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया जनपद हरदोई वाया फरुखाबाद तक, है ना। ये प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे यानी कि एंट्री कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे ये बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है बजट। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है विंध्या एक्सप्रेसवे के लिए, जो कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से वाया प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली। फिर ये गंगा एक्सप्रेसवे का जो है एक्सटेंशन भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसके लिए भी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है ताकि मेरठ से हरिद्वार को कनेक्ट किया जा सके या फिर मेरठ से हरिद्वार को जोड़ा जा सके। तो मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में। ये चारों एक्सप्रेसवे के नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर इसके अलावा ये बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए भी 461 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो 461 करोड़ का प्रोविजन किया गया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में, उसके लिए, और इसमें 9,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। बताइए देश में कितने डिफेंस कॉरिडोर जो है का अनाउंसमेंट किया है सरकार ने? उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके 6 नोड के नाम बताओ। अब आप ये देखो, मैं इसीलिए कह रहा था अभी कि नहीं, चवन्नी दिए सर आपने, योगी जी बढ़ाइए इसका बजट भाई। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। ये अभी मैंने बताया था जो आपको एमएसएमई इंडस्ट्री में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में कि भाई यूपी के शिक्षित या प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए सूक्ष्म उद्योग जो माइक्रो इंटरप्राइज यहाँ पे क्रिएट करने की बात करी जा रही है। उसमें क्या है कि भाई 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया है और इसके लिए 2025-26 में 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। अभी हमने जो इसकी बात करी थी ना, उसी के लिए ये यहाँ पे आगे प्रोविजन दिया हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का प्रोविजन। हथकरघा और वस्त्रोद्योग यानी कि हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो पहली बात तो यही कि भाई एग्रीकल्चर के बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है हैंडलूम इंडस्ट्री या फिर हथकरघा उद्योग कहते हैं इसको हिंदी में। तो सर्वाधिक रोजगार सबसे ज़्यादा कौन देता है? पहली बात तो एग्रीकल्चर, और उसके बाद ये कह सकते हैं इसको, ये लाइन पढ़नी जरूरी है कि भाई उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग कृषि उद्योग के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड कॉटेज इंडस्ट्री ये प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के बाद हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में। पीएम मित्र योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, जो भी टेक्सटाइल पार्क वगैरह से रिलेटेड खर्चे हैं उनके लिए। फिर ये उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन यानी कि इंप्लीमेंटेशन के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है बजट। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 में ये मतलब लाई गई है। ये पूछ सकते हैं, ईयर देख लीजिएगा भाई उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब आई? 2024 में आई। और सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान लाने वाला उत्तर प्रदेश चौथा स्टेट है। तो शुरू के कौन से थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट कौन सा था? जल्दी कमेंट करके बताइए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2017 के लिए 23,203 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है स्टेट में। और उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2017 के अंडर में 7,004 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और जिसकी की कैपेसिटी कितनी होगी? 900 मेगावाट की। अभी तक 3 डेटा सेंटर थे, एक डेटा सेंटर की भी पॉलिसी आई थी यूपी की, अब वो बढ़ा के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 900 मेगावाट, और ये 8 के लिए 30,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे ये स्टैब्लिश किए जाएंगे। फिर ये यूपी स्टेट में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। उसमें पहला कौन सा होगा? पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में
और आईआईटी कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तथा आईआईटी कानपुर परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होकर परिचालन हो गए हैं। मतलब ये इनको स्टैब्लिश भी कर दिया गया और ऑपरेशनल भी हो गए हैं। तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ चुका है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। 8 जो है बनाए जाने हैं स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये ऊर्जा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं कि भाई उत्तर प्रदेश ये यूपी आरवीएनएल इसको एक्चुअली बोलेंगे। चलो खैर, उत्तर प्रदेश में 7140 थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट अचीव किया गया। ये स्टेट वाला है और 1980 मेगावाट का किया गया ये जॉइंट वेंचर में। फिर ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस यानी कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की स्थापना 3,953 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है। ठीक है, और इस बार के लिए बजट में इसमें 50 करोड़ रुपए दिए गए। एक 500 मेगावाट सोलर पावर जो है ये प्रपोज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट जालौन में आएगा। ये जेवी होगा, ये यूपी आरवीएनएल और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस बार के लिए सिर्फ 150 करोड़ रुपए दिया। इसी तरह से ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ये यूपी आरवीएनएल जो है ये उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक प्रपोज किया 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लाना है गरुथा तहसील झांसी डिस्ट्रिक्ट में। जॉइंट वेंचर है ये, है ना, एनटीपीसी और ये यूपीआरवीएनएल के वीयूएनएल के बीच में, और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 500 करोड़ रुपए। इस बार के लिए 80 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं बजट। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत यानी कि एडिशनल एनर्जी सोर्स, है ना। तो उत्तर प्रदेश में एक्चुअली सौर ये उत्तर प्रदेश की जो सोलर पॉलिसी है 2022 में आई थी पहली बात तो, और इसका टारगेट है अगले 5 साल में जो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है, पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो 22,000 मेगावाट करनी है इसको। ठीक है, तो 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कितना लक्ष्य रखा गया है? 22,000 मेगावाट का अगले 5 सालों के अंदर। सोलर पॉलिसी का भाई 2022 में। और उसी के लिए भी ये जगह जगह जो है मॉडल सोलर सिटी बना रहे हैं। जैसे अयोध्या को ये डेवलप किया गया है, मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा 16 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट के मतलब 16 नगर निगम और नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर ये सरकार ने इन्फॉर्मेशन दी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17 लाख जो है घरों को कंप्लीट करके एलोकेट भी कर दिया गया। लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली के आसपास है ना एनसीआर, वैसे ही एससीआर बनाने की यहाँ पे योजना वगैरह चल रही है। और इसके लिए आप देख सकते हैं रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2024 को भी यहाँ पे प्रोमलगेट किया गया है स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए लखनऊ के इर्द गिर्द। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे टोटल, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। ये वही वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमेशा, अगर आपने देखा हो एक चीज कि भाई अगर कोई लखनऊ में रहे ना रहे, अगर वो हरदोई में रहता है तो कहता है लखनऊ में रहता हूँ, अगर वो सीतापुर में रहता है तो कहता है लखनऊ में रहता हूँ, अगर वो बाराबंकी में रहता है तो कहता है लखनऊ में रहता हूँ, अगर वो रायबरेली में और उन्नाव में रहता है तो वो भी कहता है लखनऊ में रहता हूँ। तो अब वो ऑफिशियली कह सकेगा कि भाई हम एससीआर के पार्ट हैं। फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए देखें अगर आप, तो जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी 1.0 है उसके लिए 3,150 करोड़ रुपए, 2.0 के लिए 1,732 करोड़ की व्यवस्था की गई है बजट। फिर इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो स्कीम है अर्बन वाली, उसके तहत 800 करोड़ रुपए दिया गया है, प्रोविजन किया गया है अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वाटर प्रारंभ करने के लिए। तो अर्बन फ्लड वगैरह के मैनेजमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए दिया गया है और स्टॉर्म जो वाटर ड्रेनेज स्कीम के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के तहत। अमृत 2.0 के लिए 4100 करोड़ रुपए का प्रोविजन है इस बार के बजट में, यूपी बजट। अमृत 2 जो कि 2021 से स्टार्ट है, तो वर्ष 2021 से में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना के लिए 4100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। 400 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रपोज किए गए चीफ मिनिस्टर अर्बन अंडर डेवलपमेंट स्लम डेवलपमेंट स्कीम के लिए। तो मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन कर दिया गया है। अब ये देखिए नगरीय सेवाएं और अवस्थापना विकास यानी कि अर्बन सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भाई नई योजना का नाम भी तो बताइए सर। 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन है स्टेट स्मार्ट सिटी स्कीम के लिए। इसी बात पे बताइए स्टेट में कितने स्मार्ट सिटी हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और पूरे इंडिया में कितने स्मार्ट सिटी हैं, और ये स्मार्ट सिटी जो है इतने दिन से चल रहा है लेकिन अभी तक ना इंडिया में कोई स्मार्ट सिटी बना ना यूपी में बना। कैसे स्मार्ट हुआ, क्या चीज स्मार्ट हो गई? और सरकार ये पैसा जो इतना देती जा रही है लाखों करोड़ रुपया, ये जाता कहाँ है? 450 करोड़ का प्रोविजन किया गया है कान्हा गौशाला और स्ट्रे एनिमल शेल्टर स्कीम के। एविएशन में देख लेते हैं 16 एयरपोर्ट हमारे ऑपरेशनल है उत्तर प्रदेश में, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जेवर के बनने के बाद 5 हो जाएंगे। चारों के नाम कमेंट करके बताओ जल्दी। वाराणसी अलीगढ़ श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का विकास किया जाएगा। आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल
एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ललितपुर स्थित हवाई अड्डे को, हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। अब देखिए रूरल डेवलपमेंट के लिए जो मनरेगा स्कीम है उसके तहत 2025-26 का कितना टारगेट है मैंडेट जनरेट करने का? 34 करोड़ मैंडेट जनरेट करने का टारगेट है और उसके लिए बजट में एलोकेशन किया गया है 5,372 करोड़ रुपए, जो कि एलोकेशन के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल वाले कंपोनेंट के लिए 4,882 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना रूरल कंपोनेंट के लिए 1,200 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट में प्रोविजन किया गया। 427 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत। तो ज्यादातर जगह सरकार ने अपनी उपलब्धियां वगैरह बताई हैं, है ना, और जो भी लोकेशन वगैरह है वो सब बता रहे हैं। इस बार के बजट में मतलब स्पेसिफाई करके चीजें नहीं बताई गई, कई सारी फैक्चुअल गलतियां मिली। स्वच्छ भारत, ये पंचायती राज पे आ जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन रूरल कंपोनेंट के लिए 2,045 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं। बताओ, इतना करोड़ों रुपया लग गया, स्वच्छ भारत हो ही नहीं पाया आज तक। अभी भी स्वच्छ भारत जो है मिशन चल ही रहा है। फिर ये आप देखें तो ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए, ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के विकास के लिए 224 करोड़ रुपया, ठीक है, जो रूरल क्रीमेशन ग्राउंड है उनके लिए, और 125 करोड़ रुपए जो है रूरल स्टेडियम और ओपन जिम वगैरह के लिए एलोकेट किए। 85 करोड़ रुपए ये चीफ मिनिस्टर पंचायत इंसेंटिव अवार्ड स्कीम के लिए है, ये एलोकेट किया। उत्तर प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 लाई गई है। तो ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश सीड सेल्फ रिलायंस पॉलिसी ये कब आई है? 2024 को आई। इसके लिए प्रोविजन कितना किया गया? 251 करोड़ रुपए का। और ये जो पॉलिसी है इसके तहत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है ऑलरेडी, और 251 करोड़ रुपए का व्यवस्था यहाँ पे बजट में प्रोविजन किया गया। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पे नेचुरल खेती यानी कि प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसके लिए प्रोविजन किया गया है 124 करोड़ रुपए का। पीएम कुसुम योजना के लिए 509 करोड़ रुपए का लोकेशन। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद ये 89 हो गए हैं प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं इस समय। इसके अलावा यूपी बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में आएगी। 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं रिसर्च प्रोग्राम एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज में, और 86 करोड़ रुपए का लोकेशन किया गया है बाकी अदर वर्क्स के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की बात करें अगर आप, 2025-26 के बजट में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि माइक्रो इरिगेशन पे ज्यादा फोकस है, और उसके लिए 720 करोड़ रुपए का भी एलोकेशन किया गया है। और राष्ट्रीय औद्यानिक बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई। फ्रूट प्रोसेसिंग जो नीति उत्तर प्रदेश में आई थी 2022 में आई थी, इसके अंतर्गत जो प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है उसके लिए मतलब प्रोत्साहन राशि वगैरह देते हैं, उसके लिए बजट में प्रोविजन किया गया 300 करोड़ रुपया का। ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी? 2022। ये तो आप जानते ही हैं, उत्तर इंडिया जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। बाकी इसके एग्रीकल्चर और मिनरल के फैक्ट मिसलेनियस पापा वीडियो जब हम रिलीज करेंगे उसमें मिल जाएंगे आपको। अभी लेटेस्ट वाला देख लीजिए जो मैंने लास्ट वीडियो दिया था दिसंबर में। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। 107 करोड़ रुपए दिया गया है ताकि मिल्क यूनियन को रिवाइव किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, यानी पुनर्जीवित किया जाए और सुदृढ़ीकरण किया जाए। पीएम मत्स्य योजना के तहत 195 करोड़ रुपए मेल बेनिफिशियरी के लिए, 115 करोड़ रुपए फीमेल बेनिफिशियरी के लिए एलोकेट किए गए। इसके अलावा 190 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है मार्केट बनाने के लिए। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित। बेसिक शिक्षा में देखें तो उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा 12 तक करते हुए जो कमजोर वर्ग की बालिकाएं हैं उनको अब क्लास 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अगर यह सिर्फ गरीब बालिकाओं के लिए होता तो ज्यादा बेटर रहता, सारी गरीब बालिकाएं इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसके अलावा बजट में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एलोकेशन किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है, बजट में प्रोविजन किया गया। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो 666 करोड़ रुपए दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को 80 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए। फिर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई।
फिर ये जो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपए, और ये जो मैंने अभी बताया आपको स्कूटी वाली स्कीम, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई। फिर मुख्यमंत्री शिक्षुता मतलब होता है अप्रेंटिसशिप, तो अप्रेंटिसशिप जो चीफ मिनिस्टर का अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखें, ध्यान से देखें, ये आ सकता है। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी आने वाली है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए इस बार एलोकेट किए गए। प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण ये मेरठ में किया जा रहा है, जिसके लिए 223 करोड़ रुपए की इस बार व्यवस्था प्रस्तावित। वाराणसी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है पीपीपी मॉडल पे, और जो है सिगरा स्टेडियम जो है वाराणसी में, उसको एक्सटेंसिवली डेवलप किया जा रहा है, मतलब व्यापक विकास कराया जा रहा है उसको। इससे एक फैक्ट ये है कि भाई सिगरा स्टेडियम कहाँ पे है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम के योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में तो खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। बाकी 2025-26 में जो बच्चे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां भी आ जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा यूपी में भारत सरकार के सहयोग। ये सब आप यूपीएसएफआर में देख लीजिएगा, हम पहले ही आपको डेटा दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के 9.96% है। उत्तर प्रदेश की रैंक सेकंड है। अगर आप देखेंगे कि फॉरेस्ट और ट्री कवर को इंक्रीज जितने स्टेट का हुआ है उसमें से उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे। टाइगर की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ गई भाई, 173 से लेके 205 तक हो गई है। और ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला अवार्ड यही था, उसमें जो है पीलीभीत को मिला। मतलब कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जो TX2 अवार्ड 2000 में ये स्टार्ट किया गया, तो पहला अवार्ड ही पीलीभीत ने जीत लिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जनपद गोरखपुर में है। क्या आ रहा है? कंट्री का पहला वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर आ रहा है ये कैंपियर रेंज में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है भाई ये। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जो है आने वाली, उसके लिए 50 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए। फिर टूरिज्म वगैरह में बताया सरकार ने, जनवरी से दिसंबर तक 65 करोड़ टूरिस्ट आ चुके हैं, जिसमें से फॉरेन टूरिस्ट 14 लाख। टूरिस्ट वगैरह के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रपोज किया है, मतलब एलोकेशन किया चीफ मिनिस्टर टूरिस्ट प्लेसेस डेवलपमेंट स्कीम के लिए। तो अगर आप देखें तो बजट 2025-26 के बजट में ये मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा में पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर के सेवाओं के लिए मतलब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 125 करोड़ रुपए, नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। ये जो वे साइड अम्यूनिटीज होती हैं ना, उसके लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं पर्यटकों के लिए। और प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय मार्ग पर पर्यटकों की सुविधा के लिए वे साइड अम्यूनिटीज के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आपने देखा होगा कई बार हाईवे में आप चल रहे होते हैं, मतलब बहुत बहुत दूरी तक तो कुछ मिलता ही नहीं, फिर छोटे छोटे ढाबे मिलते हैं। आजकल सरकार क्या कर रही है कि बाकायदा एक अच्छा खासा मॉल टाइप का या फिर कुछ डेवलपमेंट टाइप का बना रही है। वहाँ ढाबा भी होता है, चाय पीने के लिए भी होता है ना, बहुत सारी दुकानें होती हैं, बाकायदा जो है वॉशरूम वगैरह होते हैं। तो मतलब उसी को बोलते हैं ये वे साइड अम्यूनिटीज। चित्रकूट एरिया में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलपमेंट करने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए सरकार ने। धर्माधिकार के लिए जो है अगर आप देखें तो 2025-26 के बजट में श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए मतलब लैंड खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए और निर्माण के लिए 50 करोड़, क्योंकि अब मथुरा में भी शायद ये सब बनने वाला है कॉरिडोर वगैरह। 30 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, प्रोटेक्टेड टेम्पल के लिए, पब्लिक यूज के लिए, है ना। 100 करोड़ रुपए दिए गए वेद विज्ञान केंद्र नैमिषारण्य सीतापुर के लिए। अब आप देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको साइंस पार्क बनाने हैं, साइंस सिटी बनानी है, प्लानिटेरियम बनाने हैं, सिर्फ 50 करोड़ रुपए दिए हैं। अरे फिर आपका फोकस कहाँ है इसमें? 25 करोड़ रुपए साइंस सिटी जो है आगरा में बनाने के लिए दिए हैं, 5 करोड़ जो है दिए हैं साइंस सिटी और प्लानिटेरियम वाराणसी बनाने के लिए। 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट कार्यों के लिए या वर्क के लिए 24 करोड़ का प्रोविजन किया गया है क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम के तहत, और 152 करोड़ रुपए का किया गया है क्रिटिकल गैप्स स्कीम के तहत। ये जो इंटर रीजनल डिस्पैरिटी है, यानी कि जो पिछड़ापन और विषमता है बुंदेलखंड और पूर्वांचल में, मतलब बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों के जनपदों के अंतर क्षेत्रीय विषमताओं और पिछड़ापन, यानी कि क्या क्या हुआ, इंटर रीजनल डिस्पैरिटी और बैकवर्डनेस को कम करने के उद्देश्य से पूर्वांचल को दिया गया है 575 करोड़, बुंदेलखंड को दिया गया है 425 करोड़ का एलोकेशन किया गया। फिर ये जल जीवन मिशन के तहत 2.67 करोड़ रूरल फैमिली, ग्रामीण फैमिलियों को प्योर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने का जो है लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से
मतलब ये फंक्शनल होम टैप कनेक्शंस जो है देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 2.34 करोड़ हाउस होल्ड को अभी तक मिल भी चुका है। फिर इसके अलावा बजट में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सामुदायिक अनुदान के लिए यानी कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी 67 परियोजनाएं जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, जिनकी लागत है 14,823 करोड़ रुपया। बताइए गंगा के लिए कितना पैसा खर्चा कर दिया गया, लेकिन आज तक जो है गंगा जी को साफ नहीं किया जा सका। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रोविजन, 32 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम के लिए 11.5 करोड़ रुपए का किया गया है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। फिर ये उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ नंबर 1 है देख सकते हैं आप। जनधन योजना में भाई उत्तर प्रदेश नंबर 1 सबसे ज्यादा खाते हैं उत्तर प्रदेश में, 9 खाते मतलब बैंक अकाउंट है ना, 9.57 करोड़। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी सबसे ज़्यादा जो है एनरोलमेंट है 6.52 करोड़। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में भी सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है 2.28 करोड़। अटल पेंशन योजना में भी भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे एनरोलमेंट है 1.12 करोड़। सबसे ज़्यादा आबादी भी तो स्टेट वाइज यूपी की है। फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो है जन आरोग्य योजना, उसमें भी सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट यहीं से है 5.13 करोड़ है ना। आयुष्मान कार्ड जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में यहाँ पे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट गन्ना उत्पादक है, लार्जेस्ट दूध उत्पादक है। तो ये चीज़ें हैं भाई। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो जो भी स्कीम आएगी वो ऑब्वियसली मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट उसमें यूपी से ही होगा। मेरे हिसाब से कोई अचीवमेंट नहीं है ये, उसको एक पिक में दर्शाने के लिए किया गया है भाई। वही जो 5 चीज़ें आपको बताई है ना। ये कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन का वीडियो हम अलग से बनाएंगे या फिर ये पीडीएफ वगैरह में मिल जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं एक झलक दिखा रहा हूँ, आप इसको पॉज वगैरह करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10th। 10 क्वेश्चन है, इन सबके आंसर जरूर दीजिएगा। देखें कौन आंसर देता है इसका। अगर आप लोग बोलेंगे तो अलग से वीडियो में बना दूंगा। स्पीच, ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ फैक्ट। 20 फरवरी को बजट आया, पहले ही बता चुका। अब देखिए ये स्पीच एक्चुअली एक बार पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट को। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो ये मेरा वीडियो देख लिया करें। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इस बार विवाद ये था कि भाई महाकुंभ तो हर बार ये 144 ईयर वाला जो है ये चला दिया जाता है और ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए है। नहीं, इसका एक्चुअली एक लॉजिकल रीजन भी है कि अगर आप जुपिटर की एक साइकिल देखेंगे तो 12 साल की होती है, 11.86 ईयर की होती है ये। और जब 12 जुपिटर की साइकिल हो जाती है तो 144 तो होता है महाकुंभ, है ना। वैसे कुंभ होता है, फिर जो है 12 साइकिल के बाद महाकुंभ होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 144 वर्ष। फिर ये बोल बच्चन वाली बातें हैं। फिर लिखा हुआ है भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुंभ जो है उसका वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। ये डायरेक्ट फैक्ट है। ये जो है ये मैंने बताया, जो 12 साइकिल जब हो जाती है, दुर्लभ खगोलीय घटना भी है ये। और बाकी सरकार ने अपनी ही तारीफों के खूब पुल बांधे हैं यहाँ पे। अच्छा, महाकुंभ में कितने लोग आए? बजट में 53 करोड़ लिखा है, लेकिन सरकार जो क्लेम कर रही है, ऑफिशियल जो सरकारी डेटा है, वो 66 करोड़ लोग आए हैं। ये बात तो सच है कि भाई विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था। भाई कुंभ से ज्यादा कहाँ कहाँ ये ऑडियंस आ सकती है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कुंभ जैसी ऑडियंस लाने के लिए। फिर ये वही बताया गया है, 8 सालों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति करी है, ये है वो है, वो जो बोल बच्चन टाइप बातें हैं। ये मैंने आपको बताया भाई कि यूपी में ये 1 ट्रिलियन वाला जो चल रहा है, इसका आप समझिए पूरा गणित क्या है। भाई 2020 में स्पीच दी योगी जी ने कि 2024-25 तक हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेंगे। फिर लगा वहां तक नहीं हो पाएगा तो 2022 में बोल दिया 2027, वहां भी नहीं लगा तो 2024-25 में बोल दिया 2029। मुझे तो नहीं लग रहा है 2029 तक भी हो पाएगा, हालांकि हम लोग फैक्ट पर इतने हैं। 1 ट्रिलियन का लिए 10 सेक्टर को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। ये आप देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म, कल्चर, रेवेन्यू कलेक्शन। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखो है 10 सेक्टर को, ये भाई 10 सेक्टर आप देख लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ ये बार बार। और ये जो 10 सेक्टर हैं, इसको मेंस वाले लोग भी आप जरूर एक बार ध्यान से लिख लें, समझ लें, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आप यूपी के जीएस 5 और 6 वाले पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं अगर कुछ फंस जाए, या फिर इकोनॉमी वगैरह का कुछ क्वेश्चन हो 1 ट्रिलियन से रिलेटेड हो, तो कम से कम यही लिखा होगे तो कुछ मिल जाएगा। ये कीवर्ड है, समझो। तो सरकार ने कहा है भाई सेक्टर वार जो है सेक्टर के हिसाब से सेक्टर वाइज आप कार्य योजना तैयार करो, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए ही चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हालांकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्लेम जरूर यहाँ पे देखिए सेकंड कर रही है, लेकिन बीआरएपी 2024 में के हिसाब से यूपी 6 नंबर पे है, ठीक है।
ये वही बातें बोल बच्चन, सरकार अपनी तारीफ खुद कर रही है। अच्छा, ये जो स्पीच है यहाँ पे एक्चुअली कई सारे आपको मेंस के कीवर्ड्स मिल सकते हैं, है ना। कौन कौन से कीवर्ड, जैसे हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह जो समिट नहीं हो रही है वही सब है। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल हो गया, अवस्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह हो गया। और उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। कारोबारी माहौल बनाने के लिए अभूतपूर्व सुधार किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो है बताई जा रही हैं। क्या क्या चीज़ें भाई, कानून व्यवस्था एकदम जो है टाइट रहे, वो वाली चीज़ें, है ना, वो उसमें जो है इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, जो लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। फिर ये इन्वेस्ट यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र और ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ संबंधित जो है प्रणालियाँ, डिजिटल सेवाएं, जिससे ट्रांसपेरेंसी वगैरह सुनिश्चित हुई है। ये लिखा जरूर है लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो अभी भी जो है नहीं हुई है। खैर, आप कीवर्ड पे फोकस करिए भाई, मेंस वाले एक बार इसको वर्ड को जरूर पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मैंने बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश को छांट छांट के वो वाली पोजीशन दिखाई गई जहां यूपी थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है। तो वही नीति आयोग वाला ये हम लोग डिस्कस तो कर ही चुके हैं, उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर। लेकिन ये सरकार ने नहीं बताया कि यूपी की रैंक 7th है, उड़ीसा फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ सेकंड है, गोवा थर्ड है। और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, सरकार ने ये बताया है यहाँ पे, है ना। तो ये सब पॉइंट लिखे जा सकते हैं एक्चुअली। जीएस 5-6 के लिए ध्यान रखिएगा। यूपी के मतलब एक ब्रॉड तरीके से सोचिए आप लोग, जब आप प्री मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया भी कि भाई एसेट क्रिएशन होता है इससे, तो इसीलिए ये जो है ये हमारा जो है एज अ परसेंटेज ऑफ बजट हमारा काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अगर आप देखें बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। फिर ये लिखा हुआ है कि भाई प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन है। अब आपको ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के तहत ये मैंडेटेड है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर में 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिमिट कितनी है, 3%। सरकार ने जो पॉइंट बताया भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ फैमिली वेलफेयर का अगर आप देखें तो ये जो है बढ़ा है यूपी में। ये सब चीज़ें बताई सरकार ने, मैंने बताया आपको पहले भी। तो कुल मिला के सरकार कह रही है कि भाई सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। डेट टू जीएसडीपी जो है डिक्रीज किया गया है, ये सरकार कह रही है इसमें। अच्छा, ये जो स्वयं के करों की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का जिसमें सेकंड स्थान है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। 2024-25 में अगर देखें तो यूपी का जो है परसेंटेज कितना रहा स्वयं के कर की प्राप्तियों में, 11.6%, और जबकि महाराष्ट्र का 14.7% रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ब्याज पे भी कम पैसा दे रही है, मतलब ब्याज पे कम पैसा खर्चा कर रही है। सरकार कहना चाह रही है कि भाई डेवलपमेंट वगैरह पे हम खूब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश का जो है एवरेज बाकी स्टेट के जो है हिसाब से काफ़ी मतलब ज़्यादा है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, ये जो यहाँ लिखा है 36.7%, ये डेटा गलत है, और ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था प्रूफ। तो मोटा मोटा बात ये है, मेंस वालों को ये लाइन पढ़नी चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार न केवल अपने आंतरिक जो रिसोर्सेज हैं, जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उनकी अभिवृद्धि पर जोर दे रही है, बल्कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं पर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, और जो डेट है उसमें कमी ला रही है, ये कह रही है सरकार। ठीक है, तो मतलब सरकार एक कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है, ये सरकार क्लेम कर रही है। इसका मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो जीएसडीपी ग्रोथ है वो सारी सरकारें, मतलब इन सरकार की कोई बुराई नहीं है, इनसे पहले वाली सरकार भी, सारे जितने भी हैं सब करंट वगैरह ही डेटा दिखाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा दिखता है बिना इन्फ्लेशन के। रियल जीडीपी मैंने आपको शुरू में ही बता दी। पर कैपिटा इनकम का भी मैंने आपको फैक्ट बता ही दिया था कि भाई ये इतनी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक करंट डेटा पे है विदाउट इन्फ्लेशन। रियल वाला तो 50,000 समथिंग है। एक ये और पॉइंट है कि भाई जिला मुख्यालय में कामगार और श्रमिक अड्डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार, शौचालय वगैरह की व्यवस्था करी जाएगी। उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा ये करा जाएगा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं भाई उत्तर प्रदेश की सरकार का फोकस कहाँ का, भाई कह रहे हैं कि R&D में फोकस है ना, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, वेलफेयर स्कीम पे फोकस है, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस है, प्लस ये जो सदाबहार टर्म्स होते हैं, एडुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, और ये अभी नया नया टर्म आया है भाई AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मोटे मोटे जो है ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वगैरह में लिखने में काम आ सकते हैं। बाकी ये देखिए ये किस वर्ग के लिए क्या क्या किया है, वो जैसे अब ये किसान की बात करें तो फार्मर वेलफेयर के लिए क्या क्या है भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, फिर मुख्यमंत्री कृषक जो ये है दुर्घटना कल्याण योजना, है ना, ये सब चीजें। और इसके अलावा क्या हुई है, एक और पॉइंट है कि शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ये कह रहे हैं कि इंक्रीज हो गया है प्रोडक्टिविटी में शुगर केन की में। किसान के लिए ये पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट फार्मर वेलफेयर के लिए। ये देख रहे हो कि नहीं आप, औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 85 टन हेक्टेयर हो गई है।
फिर अगर आप बात करें महिला और बाल विकास के लिए यानी कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, एक तो पहली बात है यूपी स्टेट की रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 96 लाख प्लस फैमिली कनेक्टेड हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक है। दूसरी है बीसी सखी योजना, जिसमें करीबन 39,556 बीसी जो सखीज हैं, है ना, इन्होंने 31,000, ये देखो लिखा हुआ है 31,103 करोड़ रुपए का यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में मदद करी है। तीसरा क्या है, लखपति महिला योजना, 31 लाख जो है महिलाओं को आइडेंटिफाई करके 2 लाख ऑलरेडी लखपति बन चुकी हैं। पीएम उज्ज्वला योजना है, फिर 1.86 करोड़ गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, 2 फ्री सिलेंडर पर बेनिफिशरी। फिर एक और क्या है, महिला सामर्थ्य योजना, ये क्या करती है कि ये फॉर्मेशन जो ऐसे प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब वुमेन लीड जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं उनका यहाँ पे ये सपोर्ट करती है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। फिर ये हॉस्टल वगैरह का कंस्ट्रक्शन, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, स्कूटर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, तो ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। बीसी का मतलब होता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, है ना, बैंक वाली दीदी भी बोलते हैं, 2020 से चालू हुई है। लखपति दीदी का भी एक बार देख लीजिएगा कब से क्या चालू हुआ है। अगर युवा या यूथ की बात करेंगे तो पहली बात तो एक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण एक योजना है, ये वाला है कीवर्ड, है ना। दूसरा है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, फ्री कोचिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्वामी विवेकानंद के तहत लैपटॉप वगैरह जो बांटे जा रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, है ना, तो इसके तहत 1 लाख नए माइक्रो इंटरप्राइज को यहाँ पे जो है सेटअप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री, कोलेट्रल फ्री लोन वगैरह दिया जाएगा। इसके लिए 1,000 करोड़ का लोकेशन भी किया है, आगे हम लोगों ने देखा था ये चीज़। अभी आप अगर अभी तक पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। फिर ये स्टार्टअप कल्चर में भी यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा, इनोवेशन फंड वगैरह बनाया जाएगा, तो ये इसके कीवर्ड है। ये मैंने बताया अभी आपको कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, है ना, 3 मार्च 2025 से ये स्टार्ट किया गया है। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर को हर साल 5 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इनोवेशन या फिर वर्ल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ये प्रांतीय रक्षक दल एक सिक्योरिटी फोर्स है, ये 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर और पीआरडी ये इसके ऑपरेशन वगैरह देखते हैं। तो पीआरडी स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि वगैरह जो है इस बार करी जाएगी, ये बोला गया है। और ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80,000 युवक और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन वगैरह किया जाएगा, उसके लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेशन की बात करें तो भाई पहली बात तो मनरेगा के तहत मैंने बताया आपको क्या टारगेट वगैरह हैं, एक तो वो वाला पॉइंट हो गया। फिर वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है ये आप देख सकते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ये करीबन 34,500 जो है लोगों को रोजगार दिया गया है। और इसके लिए मार्जिन मनी कितनी वितरित करी गई है, करीबन ये 10,560 करोड़ रुपए का असिस्टेंट दिया गया है, 1838 जो बेनिफिशरी हैं, और इससे 34,500 जॉब जनरेट होंगी। और ये वाला डेटा दिया है जो गवर्नमेंट यूपीएसआई वगैरह की जो भर्तियां कराती है, 1.5 लाख के आसपास यहाँ से भर्तियां हुई हैं। फिर लेबर वेलफेयर के लिए अगर आप देखेंगे तो एक तो मैटरनिटी, इन्फेंट और गर्ल चाइल्ड एड स्कीम है, उसके तहत 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरी को असिस्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्कर डेथ और डिसेबिलिटी असिस्टेंट है, उसके तहत 41,000 से ज़्यादा वर्कर को बेनिफिट किया गया है। फिर कन्या विवाह और सहायता योजना के तहत मैंने बताया आपको 55,000 रुपये जो है, और 61,000 रुपये जो इंट्रा कास्ट और इंटर कास्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लेबर वेलफेयर या श्रमिक कल्याण के, यही चीज़ अभी मैंने बताई है ना, ये जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो एक तो वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत 5.13 करोड़ जो है आयुष्मान कार्ड इशू हुए हैं, यूपी रैंक 1 है ना। फिर ये दूसरा है आयुष्मान आरोग्य जो है मंदिर योजना, उसके तहत करीबन 22,681 प्राइमरी हेल्थ यूनिट को अपग्रेड किया गया है हेल्थ और वेलनेस सेंटर में। टेली मेडिसिन जो है सर्विसेज को एक्सपेंड किया गया है ग्रामीण एरिया में, है ना। फ्री डायलिसिस और जो है सीटी स्कैन सर्विसेज वगैरह अवेलेबल कराई गई है एनएचएम के अंडरगत, मतलब एनएचएम के नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, एक है रायबरेली में, एक गोरखपुर में है, और दोनों ही एम्स जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। फिर अगर आप आयुष डिपार्टमेंट में देखेंगे तो एक तो ये है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, ये वाली है ना, ये जो विश्वविद्यालय गोरखपुर में, इसको 2025-26 के वित्तीय वर्ष में कंप्लीट किया जो है जाना है। और इसके अलावा अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है, ठीक है। तो 2 चीज़ हैं ये आयुष सेक्टर में, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है 2025-26 के लिए गवर्नमेंट का एम है कंस्ट्रक्शन करना महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, है ना।
अब देखिए ये अवस्थापना है और ये औद्योगिक विकास का मतलब हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सॉरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होता है अवस्थापना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, औद्योगिक विकास मतलब हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो भाई वही ट्रांसपोर्ट और रोड इनिशिएटिव में चार जो आपके हाईवे बनाने हैं, मैंने बताया भी आपको शुरू में। एक तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाला है, 200 करोड़ रुपए उसके लिए लोकेटेड है। फिर वो रेल ओवरब्रिज के लिए करीबन 1450 करोड़ रुपए है ना। स्टेट हाईवे जो वाइडनिंग के लिए करीबन 2900 करोड़ रुपए है। रोड मेंटेनेंस के लिए करीबन 3000 करोड़ रुपए का है ये एलोकेशन बजट में। और प्लस ये जो हाईवे का अलग अलग से कितना क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि जैसे ये 2900 रुपए किस चीज़ के लिए है, ये वाला ये है स्टेट हाईवे वाइडनिंग के लिए, है ना। ये देखिए राजमार्गों के चौड़ीकरण, चौड़ीकरण को ही वाइडनिंग बोलते हैं। 200 करोड़ रुपए किसके लिए है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए है ये, है ना। जिसमें कि ब्रिजेस और रेलवे ओवर और अंडरपास वगैरह जो है बनाए जाएंगे। रोड मेंटेनेंस के लिए 3000 करोड़ रुपए है, ठीक है, सड़क और सेतु के अंदर। और ये जो रेल ओवर ब्रिज और अंडरपास के लिए देखिए 1450 करोड़ रुपए, रेल ऊपरीगामी अधोगामी, यानी कि रेल ओवर ब्रिज और अंडरपास। फिर ये जो चार जो मैंने नए एक्सप्रेसवे आपको बताए, इसमें जैसे गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन हो गया, है ना। ये गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन अगर आप देखें प्रयागराज से लेके सोनभद्र तक, देखिए सोनभद्र है, प्रयागराज से लेके सोनभद्र तक 50 करोड़ रुपए इसके लिए है। मेरठ और हरिद्वार हाईवे, सॉरी मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे है, ये हाईवे नहीं है कोई भी। तो एक्सप्रेसवे इसके लिए भी 50 करोड़, मतलब चारों जो एक्सप्रेसवे बनाने हैं सरकार को, चारों के लिए 50-50 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए भी 50 करोड़ रुपए, और फिर वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह अलग बनाना है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक की अगर आप कीवर्ड की बात करें तो भाई सबसे पहली बात तो मैंने बताई आपको यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो 2024 में है। यूपी चौथा स्टेट है इसको इंप्लीमेंट करने वाला, ठीक है। फिर डेटा सेंटर के लिए आपको बताया मैंने 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट से 8 पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। कितनी मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, 900 मेगावाट की। तो अब जो है 3 की जगह, डेटा सेंटर की जगह अब 8 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। ये जीके अपडेट है, मेंस वगैरह में भी इसको जो है यूज किया जा सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। फोकस एरिया किस पे रहेगा भाई, एआई पे रहेगा, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहेगा, ड्रोन्स वगैरह पे रहेगा, है ना। नमामि गंगे और रूरल वाटर सप्लाई में अगर आप देखें तो एक तो जल जीवन मिशन हो गया। अब उसका टारगेट क्या था कि टैप वाटर जो कनेक्शन देने थे 2.67 करोड़ रूरल फैमिलीज को, जिसमें से 2.34 करोड़ जो है रूरल फैमिलीज हाउस होल्ड को कनेक्ट किया जा चुका है। 4,500 करोड़ रुपए की इसमें कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन जो है प्रपोज किया गया है, और भी जो है ऑपरेशनल जो है इसमें फंडिंग लगेगी। तो ये है मेन फैक्ट। ये एक और चीज़ है कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें पावर अवेलेबिलिटी के लिए, जैसे सरकार कई जगह क्लेम करती है ये, तो भाई रूरल एरियाज में सरकार का क्लेम है कि 20 घंटे 35 मिनट, और तहसील में 22 घंटे 36 मिनट, और जनपद मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे के लिए पावर सप्लाई आती है। प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2024 तक 1,87,873 निजी नलकूप जो है संयोजन निर्गत किए गए। इसके अलावा हमने देखा था थर्मल पावर का प्रोडक्शन जो है हमने अचीव किया 7,140 मेगावाट, ठीक है। किसने किया, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने, ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर का कितना था, 1980 मेगावाट। पंप स्टोरेज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो कितना था, 3,553 करोड़ रुपए का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए। एक और चीज, ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं ये सोलर एनर्जी के रिलेटेड है ना। पहला तो यही है कि भाई 500 मेगावाट का है ये, और जालौन में है ये, है ना। और दूसरा कौन सा है, ये 200 मेगावाट का है ये, और ये झांसी में है ना। तो पहला वाला ये 500 मेगावाट का जालौन वाला है, कोल इंडिया और यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में, और जिसका 2,500 करोड़ रुपए कॉस्ट है, और 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार की गई है। और दूसरा वाला जो ये है, ये झांसी वाला, ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बीच में और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में है। 500 करोड़ रुपए इसकी लागत है, 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार की गई है। दोनों ही सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना है। चलिए बाकी जो है इसमें फैक्ट है जो हम पहले ही जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा उनको जो है करने का मतलब नहीं है। कुछ जो कीवर्ड थे मैंने आपको बताए, अगर हो सके तो एक बार इसको आप जरूर जो है देखिए। ये एक दो फैक्ट जो मैंने पहले भी बताया आपको, इंडिया का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर एशियाटिक किंग वल्चर्स के लिए ये आपका गोरखपुर डिवीजन में होगा, ये कैंपियर रेंज में। और ये पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व ने ये इनॉग्रल TX2 अवार्ड 2000 में ही जो है ये जीत लिया था। इसको प्रेजेंट किया था किसने, कैट्स ग्लोबल टाइगर फोरम ने, IUCN ने, UNDP ने, और लायन शेयर ने, और WWF ने, है ना, टाइगर कंजर्वेशन के लिए। TX2 का मतलब होता है कि टाइगर की पॉपुलेशन को जो है एक तरह से डबल करना, है ना, 10 साल में।
चलिए इसी के साथ ये बजट खत्म होता है। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग कोशिश करें कि एक ही पिन कमेंट में जो है उसका आंसर दीजिए, और अगर नहीं दे पाते हैं या फिर कोई और समस्या है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो में दीजिए। बाकी यूपी पीसीएस 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए हमारा ग्रुप चालू हो चुका है। पूरा प्री का, कंप्लीट मेंस का, पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी कराई जाएगी। 2025 के भी प्री और मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमारा ऑलरेडी चल रहा है। इनमें ज्वाइन करके आरओ का भी चल रहा है, बीओ का भी चल रहा है। लगातार हमारे यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के ग्रुप चलते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, प्लीज़ इसमें आप जरूर ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करके ही रखें।